नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आज का जो वीडियो है, इसमें क्या खास है तो बाल विकास में आज हम व्यक्तित्व, पर्सनालिटी शब्द को आपको पहले समझाएँगे यानी कि पहले टॉपिक आपका क्लियर करेंगे, उसके बाद इसमें टॉप 100 प्रश्न आपको बताएँगे। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। व्यक्तित्व से काफ़ी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो 2011 से 22 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको भी इस वीडियो के माध्यम से इंक्लूड किया गया है, तो आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है और थोड़ा बहुत भी यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को क्या कर देना है, आपको लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये वीडियो यदि आपने देख लिया तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरा वीडियो व्यक्तित्व का आपको देखने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से इस वीडियो को रखा गया है। यहाँ पर टॉपिक और एमसीक्यू दोनों ही रखे गए हैं और आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के भी प्रश्न यहाँ पर रखे गए। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। व्यक्तित्व को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं, है ना? और हिंदी में क्या कहेंगे? इसे व्यक्तित्व कहते हैं। जो प्रश्न पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि जो व्यक्तित्व शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये पर्सोना शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? पर्सोना शब्द से। और इसका अर्थ क्या होता है? नकली चेहरा, मुखौटा और नकाब यानी कि मास्क होता है आपका पर्सोना का अर्थ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना? यदि हम बात करें भैया व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो कहां पर शुरुआत होता है और किसमें पूर्ण होता है, दोनों चीजें अलग-अलग है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे पूछे कि व्यक्तित्व के निर्माण की जो शुरुआत है वो किसमें होती है, तो वो तो होती परिवार में, लेकिन निर्माण जो पूर्ण होता है व्यक्तित्व का वो किसमें होता है? तो समाज में होता है। समाज बालक के व्यक्तित्व का निर्माण पूर्ण करता है। कौन करता है? समाज। यानी शुरुआत कहां पर होती है? व्यक्तित्व की परिवार से होती है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मनोविश्लेषणवाद ने व्यक्ति के जीवन के जो प्रारंभिक 5 वर्ष हैं उसका व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण माना है। आपके जो प्रारंभिक 5 वर्ष होते हैं व्यक्ति के, वो महत्वपूर्ण माने हैं आपके व्यक्तित्व की दृष्टि से। किसने? मनोविश्लेषणवाद ने। याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। किसने कौन सी परिभाषा दी है और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें अच्छे से कवर कर लेना है, याद कर लेना है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो भैया ये गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया। इनके द्वारा कहा गया व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनका जो समन्वित रूप है, गुणों के बारे में बात की जा रही है। भाई जो गुण होते हैं उसी को क्या कहा गया? गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व कहा गया है। वो जिनकी विशेषताओं का संग्रह होता है वो व्यक्ति को व्यक्तित्व माना है किसके द्वारा? वुडवर्थ ने। यानी कि व्यक्ति की संपूर्ण विशेषताओं का जो संग्रह होता है उसे क्या कहा गया है? वुडवर्थ ने व्यक्तित्व कहा गया। यहाँ पर गुण याद रखने हैं और यहाँ पर आपको विशेषता याद रखनी है ना। हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, यानी कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी हम करते हैं वो सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई। किसने? वाटसन ने। वाटसन का कहना है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो सभी के सभी क्या है भैया? व्यक्तित्व है। बोरिंग के अनुसार इनका क्या कहना है कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन, इन दोनों का जो समायोजन है ये क्या है? इनका द्वारा कहा गया है कि ये व्यक्तित्व है। वैलेंटाइन का कहना है कि व्यक्ति क्या होता है भैया? सॉरी, व्यक्तित्व क्या होता है? जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग किसके द्वारा कहा गया? तो ये वैलेंटाइन के अनुसार कहा गया है ना। चलिए 3 परिभाषा और देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इनके प्रकारों को यानी कि इनके कारकों के बारे में जानेंगे। वैलेंटाइन क्या कहते हैं भैया कि व्यक्ति, सॉरी हम यहाँ पर देखिए 2 वैलेंटाइन हो गए तो उसको हटा देते हैं ना। मन के अनुसार देखते हैं पहले। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। यहाँ पर मन के द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति होता है उसके व्यवहार के तरीके से, रुचियां जो होती हैं, दृष्टिकोण होते हैं, उनकी क्षमता, योग्यता, अभिरुचि, इन सभी को देखते हुए बताया गया है कि सभी का संगठन क्या होगा भैया? व्यक्तित्व होगा। ये मन के द्वारा कहा गया है ना। डेसल के अनुसार क्या कहा गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। ये किसके द्वारा कहा गया? डेसिल के द्वारा कहा गया। ये जितनी भी मैंने अभी आपको परिभाषा बताई गई है सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं, इन सभी को याद कर लेना है। आगे हम इसके कारक के बारे में जानेंगे कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा आपका वंशानुक्रम है, वातावरण है और मनोवैज्ञानिक कारक है। वंशानुक्रम वहां गुण जो बालक या फिर व्यक्ति को अपने माता पिता या फिर पूर्वजों से मिलते हो उसे क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम कहते हैं। किससे मिलते हैं? माता पिता या फिर पूर्वजों से मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उन गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं।
वातावरण के अंतर्गत बालक का जो विद्यालय होता है, खेल का मैदान होता है, समाज परिवार आदि कारक होता है, ये किसके अंतर्गत आता है भैया? ये वातावरण के अंतर्गत आता है। वातावरण में आपका विद्यालय आ गया, खेल का मैदान, समाज परिवार, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है? वातावरण के अंतर्गत आ जाती है। इसका बात करें तीसरे मनोवैज्ञानिक कारक की, तो इसके अंतर्गत बालक की रुचि आ जाती है, आपकी अभिवृत्ति आ जाती है, आपकी क्षमता, ये सारे के सारे जो कारक होंगे ये मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आएंगे। तो वंशानुक्रम, वातावरण और मनोवैज्ञानिक कारक, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर व्यक्तित्व के प्रकार हम जानेंगे। व्यक्तित्व का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा भैया, व्यक्ति का जो पहला या फिर सर्वप्रथम प्रकार्यात्मक वर्गीकरण है किसके द्वारा किया गया प्रस्तुत, ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा ये हिप्पोक्रेट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है आपका व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण। यहाँ पर ये भी पूछा जाता है आपसे कि भैया शरीर द्रव्यों के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो कितने भागों में कितने प्रकार बताए हैं, तो याद रखिएगा 4 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। कौन कौन से? काले पित्त वाले व्यक्तित्व, पीले पित्त वाले व्यक्तित्व, कफ स्लेमा प्रवृत्ति वाले या फिर रुधिर प्रवृत्ति वाले, ये 4 प्रकार बताए हैं कि इसके द्वारा, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। इनको एक एक करके हम समझेंगे भी, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि भाई काले पित्त वाले, यानी काले, यदि हम यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से चले तो काले के मतलब होता है जो काले मन वाले, वो कैसे होते हैं? उदास होते हैं, है ना, मंदित होते हैं, निराशावादी व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को किसके अंतर्गत रखा गया है? काले पित्त वाले व्यक्तित्व के अंतर्गत रखा गया है हिप्पोक्रेट्स में, है ना। पीले पित्त वाले, पीले पड़ना, है ना, गुस्सेल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं भैया? पीले पित्त वाले व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर कफ, यानी कि कोई बच्चा बीमार हो गया तो कैसा बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है ना, भाव शून्य हो जाता है कह सकते हैं, और विरक्त हो जाता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व वाले होते हैं, उसे कफ स्लेमा प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व में रखा गया है। निरक्त को भाव शून्य, और जो निष्क्रिय वाले व्यक्ति होते हैं उनको, है ना। रुधिर प्रवृत्ति वाले, जो रुधिर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं उसमें आपका प्रसन्न, खुशमिजाज, आशावादी जो व्यक्ति होते हैं, ये याद रखिएगा कि जो निराशावादी है वो काले पित्त वाले में आएगा, और जो आशावादी है वो रुधिर प्रवृत्ति वाले में आएगा, और जो निष्क्रिय व्यक्ति होते हैं वो कफ यानी कि स्लेमा प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व में आएंगे। प्रसन्न खुशमिजाज जो व्यक्ति होते हैं वो आपके रुधिर प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना, ये जो 4 प्रकार हैं इनको हम देख चुके हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे भैया शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर जर्मन मनोवैज्ञानिक क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। ये इंपोर्टेंट आईएमपी क्रेस्मर पूछा जाता है भैया, क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 प्रकार बताए हैं। किसके आधार पर? शरीर रचना के आधार पर, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कौन कौन से? गोलकाय जिसे पिकनिक प्रकार भी कहते हैं, लंबकाय जिसे एंथेनिक भी कहते हैं, सुडोलकाय जिसे स्थनिक कहते हैं, सुडोलकाय को स्थनिक नहीं कहते, एथलीट कहते हैं ना, एथलीट कहा जाता है। और मिश्रित काय जिसे डिस्प्लेटिक कहा जाता है। तो गोलकाय, लंबकाय, सुडोलकाय और मिश्रित काय, इन चारों के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं गोलकाय के बारे में कि भाई इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करें गोलकाय की, जिसे पिकनिक प्रकार भी कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का कद जो होता है वो छोटा होता है, शरीर भारी होता है, मोटा होता है, गोलाकार एवं अधिक चर्बी वाला होता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है किसमें रखा गया भैया? क्रेस्मर ने गोलकाय यानी कि पिकनिक प्रकार में रखा है, क्योंकि ये हंसी मजाक करने वाले तथा घूमने फिरने वाले व्यक्ति होते हैं। सीधा सीधा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हंसी मजाक करने वाले तथा घूमने फिरने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्रेस्मर ने किस में रखा है ना, किस प्रकार में रखा है, तो आपको पता होना चाहिए गोलकाय, जिसको पिकनिक प्रकार भी कहा जाता है। साथ में हम इसकी बात करें तो भैया ये आपके जो गोलकाय प्रकार के व्यक्ति होते हैं ये खाने के शौकीन तथा वर्तमान में जीने वाले होते हैं। साथ में ऐसे व्यक्तियों की गर्दन छोटी और मोटी होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा नहीं आता है जो गोलकाय में आते हैं। और पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व को साइक्लोआइड, याद रखिएगा, इसे साइक्लोआइड और गोलकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि गोलकाय तो मैं आपको बता चुका हूं, साथ में पिकनिक प्रकार और एक और नाम आपको याद रखना है साइक्लोआइड, है ना। ये 3 प्रकार के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीनों के नाम एक ही है। चलिए अब बात करते हैं भाई लंबकाय, है ना। लंबकाय के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे एंथेनिक प्रकार कहा जाता है इंग्लिश में।
और ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होता है वो दुबला पतला होता है। जैसे कि हमने गोलकाय के बारे में जाना, भैया ऐसे व्यक्ति का जो कद होता है वो छोटा, शरीर भारी होता है, मोटा होता है ना, वो गोलकाय में आता है। लेकिन जिसका शरीर दुबला पतला होता है वे कमजोर और चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। लंबकाय यानी कि लंबा, एक तरह से जो लंबा व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, दुबला और पतला होता है। गोल जो व्यक्ति होता है वो हमेशा मोटा होता है, ताजा होता है ना। तो यहाँ पर लंबकाय के बारे में पूछा, लंबे व्यक्ति के बारे में ऐसा आप एक ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं, भैया ऐसे व्यक्ति का शरीर कैसा होता है, दुबला पतला होता है और अतः वह कमजोर और चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। ये कल्पना की दुनिया में खोए होते हैं, कौन, लंबकाय वाले व्यक्ति, है ना। और दिव्या स्वप्न अधिक देखते हैं, यानी कि इनको जो सपना है वो अधिक आता है। इसी कारण ये छोटी छोटी बातों पर क्या होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और यहाँ सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति तथा दिवा स्वप्न अधिक रखते हैं। सीधा सीधा ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रेस्मर ने कौन सा प्रकार बताया है जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति तथा दिवा स्वप्न अधिक रखते हैं, तो याद रखिएगा लंबकाय होंगे, एंथेनिक प्रकार होगा। इस प्रकार की व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में मानसिक रोगी होने की संभावना अधिक होती है। मानसिक रोग कब होता है, जब आदमी चिड़चिड़ाहट उसमें रहेगा, है ना, छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ जाएगा, उसका शरीर दुबला पतला, दुबला पतला तो ये एक आपका शारीरिक चीजें हो गई, लेकिन जो मानसिक चीजें हैं इसमें आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, मानसिक रोग होने की संभावना अधिक होती है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं किसमें होते हैं, लंबकाय यानी कि एंथेनिक प्रकार के व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। और किसके द्वारा बताया गया है ये, तो ये क्रेस्मर के द्वारा बताया गया है। ये आपको ध्यान हमेशा रखना है ना। आगे हम बात करें तो एंथेनिक प्रकार के जो व्यक्तित्व है इनको कृशकाय, सीजोआइड और लंबकाय व्यक्तित्व भी कहा जाता है। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कृशकाय, सियोआइड और लंबकाय, है ना। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसको कहा जाता है भैया, एंथेनिक प्रकार, यानी कि इन चारों के बारे में, एंथेनिक प्रकार, कृशकाय, सिजोआइड और आपका लंबकाय, ये एक ही नाम है ना, कोई सा भी नाम आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, सुडोलकाय। अब बात करते हैं सुडोलकाय के, जिसको एथलेटिक प्रकार कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर ना तो अधिक लंबा होता है और ना ही अधिक छोटा होता है। जैसे कि हमने गोलकाय के बारे में जाना, उनका कद छोटा, शरीर भारी, मोटा, गोलाकार होता है ना, और उसमें चर्बी भी होती है गोलकाय में। और लंबकाय में क्या होता है भैया, शरीर दुबला पतला होता है और कमजोर और चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। अब यहाँ पर जो सुडोलकाय है वो ना तो शरीर से अधिक लंबा होता है और ना ही अधिक छोटा होता है। इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, मजबूत होता है, ताकतवर होता है, बलवान होता है, सुडोलकाय होता है। यानी कि सुडोलकाय से आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर जो जिम वगैरह जाते हैं कैसे सुडोल हो जाते हैं ना, उनकी बॉडी सुडोल हो जाती है। तो उससे भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो जिम वगैरह जाते हैं वो कैसे होते हैं, उनका शरीर मजबूत होता है, ताकतवर होता है, बलवान होता है, सुडोलकाय होता है ना, क्योंकि इनका स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण होता है। और यहाँ सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, कैसे होते हैं ये, सामाजिक प्रवृत्ति के कौन होते हैं, तो सुडोलकाय यानी कि एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और ये ना तो ज्यादा चंचल होते हैं और ना ही ज्यादा उदासीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति बदलती हुई परिस्थिति के साथ आसानी से स्वयं को बदल लेते हैं, यानी कि जैसी परिस्थिति वैसा बदलाव, है ना, अर्थात ये समायोजित हो जाते हैं। और इसी कारण इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा काफी मिलती है। किसको मिलती है सामाजिक प्रतिष्ठा भैया, सुडोलकाय यानी कि एथलेट प्रकार के व्यक्तित्व को मिलती है। एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है, तो पुष्टकाय व्यक्तित्व और सुडोलकाय व्यक्तित्व भी कहा जाता है। तो इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं मिश्रित काय। मिश्रित काय डिस्पैलेटिक, देखिए यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ मिश्रित काय, इसी में ही इसका आंसर छुपा हुआ। मिश्रित यानी कि जो हमने आपको 3 प्रकार बताए हैं, गोलकाय, लंबकाय, सुडोलकाय, इन तीनों का ही ये मिश्रण है, मिला जुला रूप है, तो उसको क्या कहते हैं, मिश्रित काय कहते हैं। ये तीनों प्रकार के गुण इसमें मिले जुले हुए रहते हैं, किस किस के, आपका गोलकाय, लंबकाय और सुडोलकाय के। तो इसे क्या कहा जाता है, डायप्लोस्टिक प्रकार कहा जाता है। और आसप्लास्टिक और मिश्रित काय व्यक्ति, है ना, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। यदि इन तीनों में से किसी प्रकार से भी प्रश्न आ जाए तो आपको गलत ना हो, है ना, तीनों प्रकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिश्रित काय की। और यहाँ पर जो आपके क्रेस्मर ने जो आपके 4 प्रकार बताए हैं वो समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर हम सेल्डन का वर्गीकरण जानेंगे। सेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए भैया, 3 प्रकार बताए। कितने, 3 प्रकार। अभी हमने क्रेस्मर के प्रकार जाने थे 4 प्रकार,
उन्हीं के मिलते जुलते प्रकार इनके द्वारा बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो मैंने वहां पर समझा दिया है वो चीजें यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है, वो मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे बता दूंगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये याद रखिएगा कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए तीन, वो किसके द्वारा बताए गए? सेल्डन के। गोलाकार जिसको एंडोमॉर्फिक कहते हैं, आयताकार जिसे मेसोमॉर्फिक कहते हैं, लंबाकार जिसे एंटोमॉर्फिक कहते हैं, है ना। पहले एक एक करके जानेंगे। जैसे गोलाकार हमने आपको वहां पर गोलकाय यानी कि पिकनिक प्रकार के बारे में बताया था, उसी का मिलता जुलता रूप है गोलकार, जिसको एंडोमॉर्फी भी कहते हैं, है ना। इस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वभाव को सेल्डन ने विसरोटोनिया कहा गया है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर किसके द्वारा विसरोटोनिया कहा गया है? तो सेल्डन के द्वारा कहा गया है व्यक्तित्व के स्वभाव को। ये आपको पता होना चाहिए। जो गोलकाय के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जो हमने अभी आपको गोलकाय यानी कि पिकनिक प्रकार बताया है, उसी का ये मिलता जुलता रूप है आपका एंडोमॉर्फी, है ना। आयताकार की हम बात करें तो जो हमने दूसरा जो एथलेटिक जो तीसरा प्रकार बताया था, सॉरी सुडोलकाय, उसका मिलता जुलता रूप है आपका आयताकार यानी कि मेसोमॉर्फी। सेल्डन द्वारा वर्गीकृत यह प्रकार क्रेसमर के एथलेटिक प्रकार से मिलता जुलता है, जो कि हम आपको बता चुका हूं। उसमें हमने स्वास्थ्य, जोखिम, बहादुरी कार्य करने वाले जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनके बारे में आपको बताया था। और इस प्रकार के जो व्यक्ति का स्वभाव है उसे सेल्डन ने क्या कहा है? सेमोटोटोनिया कहा है। याद रखिएगा, सेमोटोटोनिया किसके द्वारा कहा गया है व्यक्ति के स्वभाव को? तो ये सेल्डन के द्वारा कहा गया। किसको कहा गया है? आयताकार मेसोमॉर्फी को कहा गया है। लंबाकार की हम बात करें तो सेल्डन द्वारा जो वर्गीकृत यहाँ प्रकार क्रेसमर ने एंथेनिक प्रकार, जो एंथेनिक प्रकार यानी कि लंबकाय के बारे में हमने आपको बताया था, उसका ही ये मिलता जुलता रूप है ना। और इसमें आपका कुशाग्र बुद्धि आ जाएगी, कलात्मक, लोगों से कम मिलना जुलना, अर्थात जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? लंबकाय यानी कि एंटोमॉर्फी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। और इस प्रकार के व्यक्ति का जो स्वभाव है सेल्डन ने सेरिब्रोटोनिया कहा है। क्या कहा है? सेरिब्रोटोनिया कहा है। गोलाकार एंडोमॉर्फी को क्या कहा है? तो उसको विसरोटोनिया कहा है। आयताकार मेसोमॉर्फिया को क्या कहा गया है? व्यक्ति के स्वभाव को सेल्डन ने सीमोटोनिया कहा है। और लंबकाय के अंतर्गत स्वभाव को व्यक्ति के स्वभाव को क्या कहा गया है? सेरिब्रोटोनिया कहा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जुंग, जिसे युंग भी कहा जाता है ना, जुंग और युंग बात एक ही है। ये व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने दो भागों में, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर सीधा सीधा पूछा जा सकता है, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को दो भागों में किसने बांटा है? तो वो जुंग द्वारा यानी कि युंग द्वारा बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से? एक होता है अंतर्मुखी और दूसरा होता है बहिर्मुखी। जो यहाँ पर लिखा हुआ है इनको एक एक करके समझाएंगे। इनके द्वारा उभयमुखी भी बताया गया है, लेकिन इनके द्वारा नहीं बताया गया है। इनके जो शिष्य थे उनके द्वारा बताया गया है, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अंतर्मुखी की हम बात करें तो उसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जो संकुची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। इनकी दोस्ती सीमित लोगों से होती हैं। ऐसे व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं। संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय, ये किस प्रकार के व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं? ऐसा प्रश्न में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, है ना, जो दूसरों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। दोस्ती उनकी सीमित लोगों से होती है। स्वार्थी होते हैं ये, है ना, अपनी वस्तुओं के प्रति सजग होते हैं, जल्दी घबराने वाले होते हैं, आत्मकेंद्रीय होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, है ना, आत्मचिंतक होते हैं और तथ्यपूर्ण चिंतन और निराशावादी, ये इंपोर्टेंट है। निराशावादी के अंतर्गत कौन आएगा? आपका अंतर्मुखी आएगा। और आपका आशावादी आपका बहिर्मुखी हो जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का मतलब होता है पुराने रीति रिवाजों का पालन करने वाला होता है तथा असामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि समाज में इनका ज्यादा उठना बैठना नहीं होता है। इस प्रकार के व्यक्ति कैसे होते हैं? आपका अंतर्मुखी होते हैं। साथ में कुछ एक लाइन और लिखी यहाँ पर, रचनाकार, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक व लेखक बनने के लिए यहाँ उचित व्यक्तित्व है। यानी कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो चाहे तो रचनाकार, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक व लेखक बनने के लिए ये उचित होते हैं। कौन से व्यक्तित्व वाले? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, है ना, याद रखेगा। बहिर्मुखी व्यक्ति की हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, हंसमुख होते हैं, सामाजिक होते हैं, मानवीय संबंधों से भरा हुआ होता है, आशावादी होता है,
साहसिक होता है, भयमुक्त होता है, आक्रामक तथा लोकप्रिय होता है। जो नेगेटिव व्यक्ति होता है वो तो ये सीधे-सीधे समझिए, जो नेगेटिव व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी में चला जाएगा और जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है वो बहिर्मुखी में जाएगा। सिर्फ आपको इतना समझ लेना है, तो आप यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं मित्र मंडली में रहने वाले होते हैं और अंतर्मुखी वाले नहीं होते हैं, वो एकांत प्रिय होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं, खुश मिजाज प्रवृत्ति के लोग होते हैं आपके बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, है ना। अच्छा शिक्षक, इस प्रकार की जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छा शिक्षक बन जाता है, अच्छा नेता, अच्छा व्यापारी, अच्छा वकील व क्रांतिकारी बनने के लिए ये उचित व्यक्तित्व होता है जिसमें बहिर्मुखी के गुण होते हैं। चाहे तो वो अच्छा शिक्षक बन सकता है, अच्छा नेता, अच्छा व्यापारी या फिर अच्छा वकील, है ना। क्रांतिकारी भी वो बन सकता है, ये व्यक्तित्व उचित होगा उसके लिए, है ना। तो दो आपको मैंने बता दिए। अब जो तीसरा मैं बताऊंगा, एक और यहाँ पर पॉइंट है कि एक सृजनशील बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, बहिर्मुखी होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर पूछ ले कि सृजनशील बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए बहिर्मुखी होता है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा कितने प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार। किनके द्वारा भैया, 2 प्रकार किनके द्वारा बताए हैं, युंग, है ना, इसको जुंग भी कहते हैं। लेकिन इनके बताने के बाद इनके शिष्यों ने कहा कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों ही प्रकारों के लक्षण होते हैं, यानी कि उनमें आपका बहिर्मुखी भी होता है और उभयमुखी भी होता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं उनको किस में रखा गया है, उनको उभयमुखी व्यक्तित्व कहा गया है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उसमें कुछ गुण अंतर्मुखी का होता है और कुछ गुण आपके किसका होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। दोनों मिला जुला होता है और समायोजित एवं उचित व्यक्तित्व दर्शाने के लिए यह उचित व्यक्तित्व होता है। कौन सा, उभयमुखी का। तो ये इनके शिष्यों द्वारा बताया गया है ना। तो ये तीसरा होगा आपका उभयमुखी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइजैक ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, सीधा सीधा आपसे पूछे तो याद होना चाहिए, 4 प्रकार बताए हैं। एक आपका अंतर्मुखी जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, एक होता है बहिर्मुखी जिसके बारे में आपको बता चुके हैं, तीसरा है स्वयं विरोधी जिसे न्यूरोटिक भी कहा जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हर समय हर घटना में स्वयं को जिम्मेदार मानता है, कोई सी भी घटना हो जाए तो किसको जिम्मेदार मानेगा, खुद को मानेगा, स्वयं को मानेगा। ऐसे व्यक्ति कौन सा होगा, स्वयं विरोधी होगा, जिसे न्यूरोटिक भी कहता है। स्वयं विरोधी यहाँ पर आपका शब्द से ही पता चल रहा है, जैसे कि समाज विरोधी, यहाँ पर शब्द से ही पता चल रहा है, जैसे साइकोटिक कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति समाज के नियमों कानूनों को हर समय गलत मानते हैं, वो समाज के विरोधी होते हैं, सीधा सीधा ये मतलब होता है इसका, है ना। तो आपने जाना भी कि आइजैक ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्वयं विरोधी और समाज विरोधी, है ना। आगे बढ़ेंगे। समाज शास्त्रीय आधार पर, यहाँ पर समाज शास्त्रीय आधार पर स्पेंसर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन, यहाँ पर पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सी पुस्तक, टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व को रुचियों के आधार पर कितने भागों में बांटा भैया, 6 भागों में। किसके द्वारा, रुचियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया। कौन सी पुस्तक में, टाइप्स ऑफ मैन में, किसके द्वारा, स्पेंसर द्वारा, है ना। यहाँ पर नाम आपको पता होना चाहिए, बुक का नाम, और कितने भाग बताए हैं व्यक्तित्व के, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 6 भाग कौन कौन से, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ वर्गीकरण व्यक्ति के सामाजिक कार्य व स्थिति के आधार पर दिया गया है। किसके, सामाजिक कार्य और स्थिति के आधार पर इन 6 भागों को वर्गीकृत किया है। अब 6 भाग कौन कौन से हैं आपके सामने हैं। सैद्धांतिक, जो सैद्धांतिक व्यक्तित्व है, इसमें सिद्धांतवादी व्यक्ति जिसमें कवि और लेखक आते हैं, है ना। सैद्धांतिकवादी व्यक्ति इसके अंतर्गत आएगा सैद्धांतिक में, और उसमें जो व्यक्ति आएंगे वो कवि आ जाएगा और लेखक आ जाएगा आपका। आर्थिक, धन एकत्रित करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं भैया, व्यापारी होते हैं और उद्योगपति होते हैं, है ना। धार्मिक, रहस्यवादी व आध्यात्म प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आपका साधु और पंडित, किसमें आएगा, धार्मिक प्रवृत्ति में आ जाएंगे। राजनीतिक प्रवृत्ति की हम बात करें तो इसमें प्रभुत्ववादी व सत्ता लोलुप वाले व्यक्ति, जैसे कि आपका जो नेता है प्रशासनिक कार्य करने वाले होते हैं, और राजनीतिक में, यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको। सामाजिक की हम बात करें तो जो समाज सेवी होते हैं, यानी कि सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक होते हैं। और जो कलात्मक होते हैं वो सौंदर्य प्रेमी व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आपका चित्रकार हो गया, कलाकार हो गया, प्रकृति प्रेमी हो गया। तो यहाँ पर यदि आप इसके जो 6 वर्गीकरण को जानेंगे, 6 भाग को जानेंगे, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इनको यहाँ पर यानी कि इनके शब्द से ही इनके बारे में पता चल रहा है सीधा सीधा, है ना। चलिए 6 प्रकार आपको समझ में आ गए। अब चलते हैं भैया थॉर्नडाइक के बारे में।
कि विचार एवं कल्पना के आधार पर वर्गीकरण करते हुए थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए। कितने? 3। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। कौन-कौन से? सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। एक-एक करके जानेंगे। यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष विचारक की हम बात करें, भैया कोई भी व्यक्ति जब प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं के आधार पर विचार बनाता है उसे प्रत्यक्ष विचारक कहते हैं। जैसे कि पुलिस अधिकारी, आपने पुलिस अधिकारी को देखा होगा, जहां पर कोई घटना हो जाती है तो वहीं पर जाकर वो सारी चीजें को लिखता है, जो भी पंचनामा वगैरह होता है वो सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखी गई बातों को वहां पर लिखता है ना। तो जब प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं के आधार पर विचार बनाता है तो उसे प्रत्यक्ष विचारक कहते हैं, जैसे कि पुलिस अधिकारी, है ना। सूक्ष्म विचारक जो छोटी से छोटी बातों का गहन अध्ययन करता है, व्यक्ति किसी विषय को गहनता पूर्वक अवलोकन करने के आधार पर विचार बनाता है, उसे सूक्ष्म विचारक कहते हैं। जैसे कि न्यायाधीश, आपने न्यायाधीश को देखा होगा, वो बहुत गहनता से अध्ययन करता है ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई सजा ना हो। बहुत ही अच्छी तरीके से वो अपना अवलोकन करेगा किसी भी चीजों का, है ना, चाहे वो किसी को सजा देना हो या फिर कोई निर्दोष व्यक्ति। अगला है तीसरा, एक स्थूल विचारक, किसी भी व्यक्ति का लाभ एवं हानि के आधार पर विचार बनाता है, स्थूल विचारक कहलाता है। जैसे कि एक नेता, एक व्यापारी, लाभ हानि के माध्यम से वो विचार बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति किसमें चले जाएंगे? स्थूल विचारक में चले जाएंगे, एक नेता और एक व्यापारी, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। ये आपके थॉर्नडाइक के 3 प्रकार हमने बताए। अब बात करते हैं भैया भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। कौन-कौन से? यहाँ पर उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतीय दर्शन की उत्कृष्ट कृति श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक 9 में 3 गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 भाग बताए हैं, है ना। जो यहाँ पर बताया कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, या फिर ये सीधा-सीधा पूछ ले आपसे, है ना, प्रश्न और पूछे कि व्यक्तित्व कितने भाग बताए हैं, तो 3 भाग बताए। कौन-कौन से? सात्विक, जिसे सतोगुणी यानी कि सफेद भी कहते हैं। आपका दूसरा है राजसी, जिसे रजोगुणी यानी कि लाल कहते हैं। तीसरा है तामसी, तमोगुणी, जिसे काला कहते हैं। एक-एक करके जानेंगे। पहले सात्विकी यानी कि सतोगुणी यानी कि सफेद के बारे में हम जाने, तो ये व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के अर्थात ईश्वर में विश्वास करने वाले होते हैं, सतोगुणी, है ना। ये यहाँ पर शब्द से ही पता चल रहा है ये किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? धार्मिक प्रवृत्ति के अर्थात ईश्वर में विश्वास करने वाले होते हैं, यज्ञानुष्ठान व दूसरों का भला करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, यानी कि साफ दिल के होते हैं, सफेद दिल के होते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। इसमें आपका धार्मिक, सहयोगी, मिलनसार, आदर्श व्यक्ति होते हैं आपके सात्विक यानी कि सतोगुणी, है ना। राजसी, रजोगुणी की हम बात करें, ये व्यक्ति कर्म में विश्वास करते हैं, महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति व्यक्ति सत्ता प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। जैसे कि रजगुणी वीर, साहसी, निडर, सेवक, राजा, राक्षस, बलिदानी, ये सभी क्या है? कर्म पे विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति किसमें रहेंगे? आपके राजसी यानी कि रजोगुणी में रहेंगे, जिसे हम लाल भी कहते हैं। तामसी यानी कि तमोगुणी, जिसको हम काला कहते हैं, ये व्यक्ति जो होते हैं ये सुख प्राप्ति में विश्वास रखते हैं, ये आलस्य की प्रवृत्ति वाले होते हैं, ये अमानवीय व्यवहार से युक्त होते हैं, जिसे आलसी कहते हैं। जिस प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो आलसी होते हैं, अंधकार प्रिय होते हैं, झगड़ालू होते हैं, असामाजिक प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो तामसी, तमोगुणी यानी कि काला होते हैं, यानी काला दिल, है ना, सफेद दिल, लाल दिल। तो इनसे आप इन प्रश्नों को इनको याद कर सकते हैं ना, इन गुणों को, या कह सकते हैं इन वर्गीकरणों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। आधुनिक दृष्टि से बात करें तो व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो यहाँ पर भी 3 भाग है। अब 3 भाग कौन-कौन से हैं? भावशील, जिसे भावुक व्यक्ति कहते हैं, कर्मशील व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति। शब्द में ही यहाँ पर इसकी थ्योरी छुपी हुई है। भावशील यानी कि भावुक व्यक्ति की हम बात करें तो ये भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, सदा दुखी रहते हैं, दूसरे के दुख में दुखी होते, किसी की बात मान लेते हैं, यानी कि भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति, है ना। कर्मशील व्यक्ति जो होते हैं वो कर्मठ होते हैं, कर्म पर विश्वास करने वाले होते हैं, और अंतिम रूप में सुखी रहने वाले होते हैं, वो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, कर्मठ व्यक्ति होते हैं। विचारशील व्यक्ति की हम बात करें तो वैचारिक व्यक्ति प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करता है और सदा खुश रहता है। वैचारशील यानी कि सोच समझ कर कार्य करता है ना, विचार करके कार्य करता है, इस प्रकार के व्यक्ति विचारशील व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। आगे हम बात करें, अब बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। हम व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो किसके द्वारा दिया गया है, ये सिद्धांत वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक के बारे में पूछे, वो कौन होंगे? सिगमंड फ्रायड होंगे।
शरीर रचना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सेल्डन के द्वारा। विशेषक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? केटल के द्वारा। सील गुण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आलपोर्ट व केटल के द्वारा। मांग सिद्धांत आपका हेनरी मुर्गे के द्वारा। हार्मिक सिद्धांत की हम बात करें तो मैकडूगल के द्वारा। और जीव सिद्धांत की हम बात करें तो गोल्ड स्टीन के द्वारा दिया गया सिद्धांत। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी समय मिले पढ़ लीजिएगा। सारे के सारे इंपोर्टेंट सिद्धांत हैं और व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत है ना। चलिए आगे बात करें। अब बात करते हैं इनके जो प्रमुख व्यक्तित्व के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में बात करते हैं और काफी आईएमपी व्यक्तित्व की दृष्टि से यानी कि बाल विकास की दृष्टि से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका रेट फर्स्ट हो या फिर सेकंड। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। ये जनक भी कहा जाता है मनोविश्लेषण सिद्धांत के या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के। निवासी कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। जो मनोलैंगिक सिद्धांत है उसी को ही मनोविश्लेषण सिद्धांत कहते हैं। इस पर भी आपको ध्यान देना है ना। चलिए आगे बात करें तो इन्होंने मन के स्तर बताए भैया। इन्होंने अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए मन के कितने स्तर बताए हैं? ये इंपोर्टेंट है भैया, 3 स्तर बताए। कितने? 3 स्तर। कौन कौन से हैं? उसके पहले आपको पता होना चाहिए फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस पर दिया है? इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है तो काम प्रवृत्ति पर। याद रखिएगा, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस पर दिया है? काम प्रवृत्ति पर दिया है। और मन के कितने स्तर बताए? 3 स्तर। चेतन मन यानी कि कह सकते हैं कि ये अपना दिमाग है ना, एक प्रकार से दिमाग मान सकते हैं। तो मात्र एक छोटा सा हिस्सा ये आपका होता है 1/10। हम मान सकते हैं कि 100वें हिस्से में से मात्र 1/10वां भाग कौन सा होगा? आपका चेतन मन होगा। और बाकी का जो हिस्सा है ये सारा ये अचेतन मन में चला जाएगा 90% यानी कि 9/10वां भाग। और जो अर्धचेतन मन होता है वो क्या होता है? इन दोनों के बीच का एक अवस्था होती है। चेतन मन और अचेतन मन के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? अर्धचेतन मन कहते हैं। इनको एक एक करके हम जानने वाले हैं तो कि ये होता क्या है ना। चलिए चेतन मन। चेतन मन क्या होता है भैया? चेतन मन में व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है, जो भी काम करता है वो सक्रिय रूप में करता है, सक्रिय अवस्था में करता है। और मस्तिष्क में चेतन मन का कितना भाग होता है? एक छोटा सा भाग होता है, मात्र 1/10वां भाग। अर्धचेतन मन का कोई भाग नहीं होता है, ये आपको विशेषकर ध्यान देना है। कितना होता है? चेतन मन का 10% यानी कि 1/10वां भाग होता है। अचेतन मन की हम बात करें तो इसमें दमित इच्छाओं, अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है, जो कि मस्तिष्क का कुल भाग ने 9/10 भाग, इसको भंडार भी कहा जाता है मस्तिष्क का, है ना। और प्रतिशत में हम बात करें तो 90% यानी कि जो इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की वो इच्छाओं का भंडार होता है, या कह सकते हैं जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं या फिर जो आकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि एक व्यक्ति है, जैसे कोई सी चीज या कोई वस्तु लाना है, जैसे कि हम मोटरसाइकिल मान सकते हैं, कार मान सकते हैं, कोई सी चीज जिसको खरीद नहीं पाता है, उन इच्छाओं का वो दमन कर देता है। किसमें? अचेतन मन में। कहां पर संग्रहित हो जाती भैया? अचेतन मन में जाकर संग्रहित हो जाती है। अर्धचेतन की हम बात करें तो अर्धचेतन मन चेतन मन और अर्धचेतन के बीच की जो अवस्था होती है उसे अर्धचेतन मन कहते हैं। ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को भूल जाता है और बाद में तुरंत याद आ जाता है। जैसे कि याद की गई बातों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना। एक उदाहरण के रूप में हम जाने, यदि आप हो या कोई व्यक्ति हो या कोई भी हो, यदि वो एग्जाम हॉल में बैठा है ना, और वहां पर वो प्रश्न हल कर रहा है और एक प्रश्न ऐसा आ गया उसको बहुत बार वो याद करा लेकिन उसे किसी भी प्रकार से वो प्रश्न याद नहीं आ रहा है, और जैसे ही उसने एग्जाम हॉल से बाहर निकला और उसने प्रश्न पढ़ा और डायरेक्ट उसको आंसर आ गया कि भैया इसका आंसर तो ये है, यानी कि याद की गई बातों को वो अचानक भूल जाता है और उसे वापस वो तुरंत याद भी आ जाती है। तो ये प्रकार जो संग्रहित होता है ना, इस प्रकार की जो बातें जो संग्रहित होती है किसमें होती हैं? अर्धचेतन मन में होती हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही इंपोर्टेंट है और मैं आपको समझा चुका हूं, है ना। और तीनों को आपको तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीधा सीधा हम जाने तो चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था है। अर्धचेतन मन की बात करें तो ये अचेतन मन के बीच की अवस्था है, और अचेतन मन की बात करें तो दमित इच्छाओं का ये भंडार है आपका अचेतन मन, है ना। चलिए आगे बात करें। मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो भैया 3 भागों में बांटा है। इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी कि इदम, अहम और पराहम। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और मैं इन तीनों को एक ही उदाहरण में आपको समझा दूंगा। यदि आपने ये उदाहरण ध्यान दे लिया और एग्जाम में प्रश्न आ गया तो आप गलत नहीं करेंगे। किस प्रकार से मैं उदाहरण दूंगा ये आपके सामने है कि भैया एक लड़का है ना,
एक लड़का है, उसे भूख लगी है, एक लड़का है उसे भूख लगी है और वो बाजार में गया फलों की दुकान पर। हम देख लेते हैं, एक लड़का बाजार में फलों की दुकान के पास खड़ा है, लड़के को भूख लगी है किंतु जेब में पैसे नहीं होने से उसका मन दुकान से केले क्या करके भैया चुरा कर खाने का मन कर रहा है उसका। तो यदि इस प्रकार की भावनाएं, इस प्रकार के विचार यदि किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में आते हैं तो वो कौन सा भाग होता है व्यक्तित्व का, मन के आधार पर उसे इड कहते हैं, यानी कि इदम में चला जाएगा, है ना। यदि वो चुरा कर खाने की बात कर रहा है, उसमें ये विचार आ रहे हैं तो वो इदम में चला जाएगा। और यदि उसके बाद उसके यहाँ विचार आता है कि चोरी करते पकड़े जाने पर मेरी पिटाई होगी, पुलिस द्वारा पकड़ा जा सकता हूं, तो ये विचार यदि बच्चे के या फिर किसी व्यक्ति के मन में आता है तो वो अहम यानी कि ईगो में चला जाता है। और यदि इसके बाद में उसके मन में ये विचार आता है कि चोरी करना पाप है, अनैतिक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं भैया, पराहम कहते हैं, सुपर ईगो कहते हैं। पहले में उसके मन में चोरी करने की इच्छा आई तो वो आपका इदम में चलेगा, सीधा सीधा फंडा है। उसके बाद में उसको ऐसा लगा कि नहीं, यदि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी पिटाई होगी, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, तो वो अवस्था किस में चली जाएगी, अहम में। फिर उसे लगता है कि नहीं भैया, यदि मैंने चोरी की तो पुलिस वगैरह जो पकड़ा पकड़ाई होगी वो तो बाद में होगी, लेकिन चोरी करना क्या होगा भैया, पाप है, अनैतिक है। तो इस प्रकार के जो विचार यदि व्यक्ति के मन में आते हैं तो वो किस में चला जाएगा, पराहम में चला जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, इस उदाहरण के माध्यम से एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे भी। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जानेंगे इदम, यानी जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती है कि उसके मानसिक स्तर द्वारा नियंत्रित नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, इदम कहते हैं। शारीरिक इच्छाएं, जैसे कि मैंने एक उदाहरण आपको दिया था कि भैया उस लड़के को भूख लगी थी, क्या लगी थी, भूख लगी थी, तो वो क्या करना चाह रहा था, वहां पर चोरी करना चाह रहा था, यानी कि उसकी शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल है, उसे भूख लगी हुई है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने चोरी करने की सोची, यानी कि उसकी मानसिक स्तर द्वारा नियंत्रित नहीं कर पा रहा है उसके शारीरिक इच्छाओं को, वो इतनी प्रबल है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो इदम में चले जाते हैं। उसकी मनोशारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं, इदम कहते हैं। उसे तुरंत यानी कि तत्काल आनंद चाहिए, संतुष्टि उसे प्राप्त होना चाहिए तत्काल में। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो आपके इदम यानी कि इड होते हैं। ये जन्मजात होता है, बचपन में इसे इदम, बचपन में इदम ज्यादा होता है। याद रखिएगा, किसमें इदम ज्यादा होता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये बचपन में होता है। इसमें उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं होता, उसे आनंद प्राप्त करना है, उसे संतुष्टि प्राप्त करना है तो वो करेगा, उसे अनुचित उचित का कोई ज्ञान नहीं होता है। और इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति की जो मूल वासनाएं होती हैं, जो प्रवृत्तियां होती हैं, जो दमित इच्छाएं होती हैं, वो जागृत होती है ना, वो इसमें आती हैं। और इदम किसी भी तरह का तनाव सहन नहीं कर सकता, जो उसको अच्छा लगता है वो वही करता है। कौन सा, इदम, है ना। बिना किसी बाधा या फिर इंतजार के उसको तत्काल आनंद चाहिए, सुख व संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है इड वाला व्यक्ति या फिर इदम वाला व्यक्ति, है ना। और यह अवस्था इच्छाओं और कामनाओं को जन्म देती है, इसलिए इसे इच्छाओं की जननी कहा जाता है। इच्छाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो इदम को कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का अचेतन मन कार्य करता है, इसलिए इसे अचेतन मन का राजा कहा जाता है। इसमें कौन सा मन कार्य करेगा भैया, अचेतन मन। जो इच्छाएं जागृत होती है, जो आकांक्षाएं जागृत होती है, वो किसमें स्टोर होती हैं, किसमें इसकी दमन होती है, तो अचेतन मन में होती है। और वही इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, जो चला जाता है आपका इदम में। और अचेतन मन का ये क्या होता है, राजा होता है इदम, ये आपको याद रखना है। और इदम को कौन सी प्रवृत्ति कहा गया है, तो राक्षसी प्रवृत्ति कहा गया है। उसे अनुचित उचित का कोई भी वो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है कि उचित कर रहा है कि अनुचित कर रहा है ना, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में इदम अधिक होता है। इसी कारण ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कुसमायोजित भी कहा जाता है। ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, उसे किसी प्रकार से भी सुख प्राप्त करना है, वो किसी भी स्थिति में, है ना। इदम की प्रधानता वाले लोग अमर्यादित होते हैं, अनैतिक होते हैं, असामाजिक होते हैं। उसे किसी प्रकार की किसी भी प्रकार से किसी की भी चिंता नहीं होती है, वो इदम में होते हैं, इदम वाले व्यक्ति होते हैं ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक और देख लेते हैं। इनको नैतिक मूल्यों, समाज और दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होती, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं अहम यानी कि ईगो की। इदम यानी कि इड की हम बात कर चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं और मानसिक शक्तियां के मध्य संतुलन की स्थिति हो, तो इस
विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को अहम कहते हैं। यानी कि ये जो अहम वाले व्यक्ति होते हैं, ये वास्तविक जीवन पर निर्भर करते हैं, वास्तविक रूप में जीते हैं, जो चल रहा है उसी पर ही ये खुश रहते हैं और उसी में ही ये अपना आनंद महसूस करते हैं। तो वास्तविक जीवन पर ये आधारित होता है और ये सिद्धांत ही वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करते हैं और इसके मध्य संतुलित स्थापित कर लेते हैं। अहम आंशिक रूप से चेतन एवं आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, उसके मन में ये विचार तो आया कि मैं ये चोरी कर लूं, लेकिन उसके बाद उसको ऐसा भी लगा कि मैं यदि ऐसा करता हूं तो मुझे या तो मैं पकड़ा जाऊंगा या फिर मुझे पुलिस पकड़ लेगी, और उस स्थिति में उसे क्या लगेगा, डर लगेगा। यानी कि वहां पर वो संतुलित स्थापित करेगा कि मुझे आगे क्या करना है ना। तो यहाँ इड व सुपर ईगो दोनों पर नियंत्रित स्थापित करने का कार्य करता है कौन, आपका अहम। ये इंपोर्टेंट है, इड और सुपर ईगो दोनों पर नियंत्रित स्थापित करने का कार्य कौन करता है, अहम यानी कि ईगो करता है। और यह हमारे व्यवहार पर नियंत्रण करता है, साथ ही हमारी इच्छाओं तथा वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाए रखता है। और ये सामाजिक होता है, मानवीय प्रवृत्ति होता है, मानवता का प्रतीक होता है, युवा अवस्था में सर्वाधिक होता है। ये याद रखिएगा, वास्तविक जीवन में जीते युवा अवस्था है ना, क्या करना, कैसे करना है, कैसे हमें मैनेज करना, सारी चीजें युवा अवस्था में सर्वाधिक होती है। और इसे इड या फिर इसे ही आप ईगो कहते हैं, है ना, इदम कहते हैं। इदम के बारे में बता चुका हूं, अहम कहते हैं इसे, है ना। चलिए, और ये सामाजिक होता है, मानवीय प्रवृत्ति का होता है, सब सोचने समझने की इसमें क्षमता होती है, मानवता का प्रतीक होता है, युवा अवस्था में सर्वाधिक होता है। अहम मन का मुख्य शासक होता है, अहम चेतन मन का स्वामी होता है। जैसे कि वो अचेतन मन का था, अचेतन मन का राजा था, और ये चेतन मन का स्वामी होता है आपका अहम, है ना। चलिए, अब बात करते हैं परअहम की, जिसको सुपर ईगो भी कहा जाता है। ये आपका जो वृद्धावस्था होती है उसमें ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब एक व्यक्ति की मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो कि उसके शरीर की हर इच्छा को नियंत्रित कर पा रहा है, यानी कि जो वो सोचता है, जहां उसे लगता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, उसमें अंतर कर पाता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि भैया उदाहरण के तौर पर हमने जाना था, क्या जाना था, तीसरे में हमने क्या बताया था कि उसके मन में क्या विचार आता है कि भैया चोरी करना क्या है, पाप है, अनैतिक है। इस प्रकार के जब विचार आते हैं तो किसमें चले जाते हैं, पराहम में चले जाते हैं, जिसमें सामाजिक मान्यताएं जैसे कि पाप है ना, इस प्रकार के शब्द हमारे मन में आता है। उसके बाद अनैतिक है, संस्कार, आदर्शवादों की ये बात करता है, मानवीय, सामाजिक व राष्ट्रीय हित के व्यक्ति को त्याग व बलिदान के लिए तत्पर करता है। पराहम का विकास सबसे देर में होता है, क्योंकि ये किसमें आता है, वृद्धावस्था में आता है ना। और इसे आदर्शवादी या फिर नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी के आधार पर व्यक्ति के अंदर पछतावे की भावना आती है। यदि कोई कार्य ऐसा कर लेता है तो पछतावे की भावना उसमें तुरंत उत्पन्न हो जाती है, उसको भला अच्छा बुरे की पहचान होती है, और वो अच्छी अच्छी बातें करना चाहता है ना। और परम अहम देवत्व का प्रतीक है, जैसे मानवता का प्रतीक है आपका ईगो, वैसा ही अहम देवत्व का प्रतीक है आपका सुपर ईगो, है ना। फ्रायड द्वारा, जैसे कि ये आपका इड ईगो, सुपर ईगो तीनों कंप्लीट हो गए। अब कुछ और चीजें इनके द्वारा बताई गई फ्रायड के द्वारा। आपका ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में भी इनके द्वारा बताया गया है। ओडिपस ग्रंथि क्या होती है, लड़कों में ओडिपस नामक ग्रंथि विद्यमान होती है। तो जब लड़कों में ओडिपस नामक ग्रंथि विद्यमान होती है तो क्या होता है, इसके कारण लड़के अपने माता से अधिक प्रेम करते हैं, लड़के माता से अधिक प्रेम करते हैं, और लड़कियां अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। उसमें कौन सी ग्रंथि होती है, इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि होती है। ग्रंथि के बारे में आपको पता होना चाहिए, लड़कियों में होती है, और आपका ओडिपस ग्रंथि लड़कों में होती है। और इसके कारण ये माता से प्यार करता है लड़का, और लड़की पिता से प्यार अधिक करती दोनों से है, लेकिन जो अधिकता पाई जाती है वो आपको मैंने बता दी, लड़के माता से करते हैं और लड़कियां पिता से करती है ना। चलिए, फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति भी बताई, जैसे कि मैकडूगल ने बताई, वैसे ही फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां के प्रकार बताए, दो प्रकार बताए। जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे इरोस कहा जाता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे थेनाटोस कहा जाता है। याद रखिएगा, दोनों ही इंपोर्टेंट हैं। और फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है भैया, बर्फ से की है, ये भी इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा ना। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है, बर्फ से की है। साथ में लिबिडो को हम जान लेते हैं, इनके बारे में भी भैया फ्रायड ने बताया कि फ्रायड के अनुसार व्यक्ति में जन्म से प्रेम, स्नेह एवं काम भावना विद्यमान होती है, जिसे ही फ्रायड ने क्या कहा है, लिबिडो कहा है ना। जो व्यक्ति होता है उसमें जन्म से क्या होती, प्रेम होती, स्नेह एवं काम की भावना होती है, विद्यमान होती है उसके अंदर, है ना। तो इसे ही क्या कहा फ्रायड ने, लिबिडो कहा है। नवजात शिशु में भी काम भावना विद्यमान होती है, जिसे फ्रायड ने क्या कहा है, शैशव कामुकता कहा है। यदि यहाँ पर
व्यक्ति के बारे में ना पूछते हुए नवजात शिशु के बारे में पूछे तो उसे क्या कहा है, शायर ने शैशव कामुकता कहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं भैया शील गुण की। शील गुण सिद्धांत है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आईएमपी है, इसको भी हम एक एक करके समझाएंगे। तो व्यक्ति की व्यवहार में प्रकट होने वाला गुण शील गुण होता है ना। जैसे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से बताया है, वैसे ही आपके जो आलपोर्ट है या फिर केटल है उन्होंने शील गुण बताए हैं। जो गुण है उसको किस में बांट दिया, इन्होंने गुण शील गुण में बांट दिया है। अलग अलग चीजें इनके द्वारा बताई गई है, तो वो हम एक एक करके जानेंगे। शील गुण का सिद्धांत जो दिया है वो आलपोर्ट व केटल द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, आलपोर्ट व केटल। आलपोर्ट के शिष्य थे केटल, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इनके द्वारा, दोनों के द्वारा दिया गया है सिद्धांत को आलपोर्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। आलपोर्ट ने शील गुण के संबंधित 17,953 शब्द, यहाँ पर शब्द याद रखिएगा, 17,953 शब्द बताए हैं और इन्होंने 4,500 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4,500 भागों में बांटा है ना। और बाद में इस सिद्धांत को किसने बढ़ाया आगे, केटल ने बढ़ाया। किसने, केटल ने। यहाँ पर हम सीधा सीधा जाने, जो मुख्य रूप बताए हैं आलपोर्ट ने शील गुण के, वो 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में, सॉरी, आलपोर्ट ने शील गुण के मुख्य 2 भाग बताए। एक तो बताया सामान्य शील गुण और दूसरा बताया व्यक्तिगत शील गुण। अब इसमें व्यक्तिगत शील गुण के भी इनके द्वारा प्रकार बताए गए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। भाई आलपोर्ट ने व्यक्तित्व प्रवृत्ति या फिर जो व्यक्तित्व शील गुण है इसके 3 भाग बताए हैं। यदि आलपोर्ट ने शील गुण के कितने प्रकार बताए, सीधा सीधे पूछ रहा, 2 प्रकार बताए। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व प्रवृत्ति या फिर व्यक्तित्व शील गुण के कितने प्रकार बताए, ये पूछे तो 3 गुण बताए। कौन कौन से, मुख्य शील गुण जिसे कार्डिनल प्रवृत्ति या फिर शील गुण कहा जाता है, केंद्रीय शील गुण, और तीसरा है गौण शील गुण या फिर द्वितीयक शील गुण, है ना। 3 प्रकार के इनके द्वारा व्यक्तित्व प्रवृत्ति शील गुण बताए गए हैं, जिनके बारे में हाँ, इनके बारे में नहीं बताया है ना, इनके डिटेल मैंने नहीं दी है, ये आपको सिर्फ इतना सा याद कर लेना है ना। चलिए केटल के बारे में हम जाने, तो केटल ने 2 प्रकार के शील गुण बताए। कितने, 2 प्रकार के शील गुण बताए केटल ने। कौन सा, सतही शील गुण और मूल शील गुण। जैसे कि आपका आलपोर्ट ने बताया 2 गुण, सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण, वैसे ही केटल ने भी 2 ही प्रकार बताए हैं, लेकिन इनके द्वारा बताए गए शील गुण अलग है, सतही शील गुण और मूल शील गुण, है ना। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले पढ़ लीजिएगा। जो आईएमपी है वो ये है भैया कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रणाली यानी कि 16 पीएफ यानी 16 पीएफ का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया, ये काफी बार पूछा गया है। और आंसर आपका क्या होगा भैया, केटल ने 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली यानी कि 16 पीएफ का निर्माण किया, जिसे प्रश्नावली में उन्होंने व्यक्तित्व के कितने शील गुण बताए हैं, तो 16 शील गुण बताए। किसमें, प्रश्नावली में। याद रखिएगा किसके द्वारा, केटल द्वारा। कौन सा निर्माण किया है, 16 पीएफ का निर्माण किया है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। अब 16 शील गुण आपके सामने हैं, अमूर्तता, आशंका, प्रभुत्व, संवेगात्मक स्थिरता, आजीविका, परिवर्तन के लिए खुलापन, पूर्णतावाद, विशेषाधिकार, तर्क, नियम चेतना, आत्मनिर्भरता, संवेदनशीलता, सामाजिक साहस, तनाव, सतर्कता और गर्मजोशी। ये 16 प्रकार बताए हैं इनके द्वारा, आपके केटल द्वारा 16 शील गुण बताए गए हैं इनके द्वारा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं भैया व्यक्तित्व मापन की विधियां। अब व्यक्तित्व मापन की विधियों में 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रक्षेपी विधियां और एक होती है अप्रक्षेपी विधियां। पहले प्रक्षेपी विधियों के बारे में हम बात करें, और जैसा कि मुझे लगता है आपको इनके बारे में पता होगा, तो यहाँ पर हम जानते हैं भैया, पहला है रोरसा परीक्षण, इसे IBT भी कहा जाता है। किसके द्वारा दिया गया, हरमन रोरसा के द्वारा दिया गया। बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसको CAT कहा जाता है, लियोपोल्ड बेलक द्वारा दिया गया। एक एक करके इनको समझाऊंगा भी, है ना। सबसे पहले इनको देख लेते हैं हम कि कौन कौन से प्रक्षेपी विधियां होती हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, जिसे मार्गन एवं मूरे द्वारा दिया गया। वाक्य या फिर कहानी पूर्ति परीक्षण ASCT पाइन तथा टेडलर द्वारा दिया गया। शब्द साहचर्य परीक्षण आपका गाल्टन द्वारा दिया गया सन 1879 में। खेल व नाट्य विधि मोरिनो ने, है ना। ये जो आपके 6 प्रकार हैं, इनको एक एक करके हम जानेंगे, तो याद रखिएगा 4 प्रकार इनमें मैं समझाऊंगा आपको, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। 5 और 6 का आपको सिर्फ ये याद रखना, शब्द साहचर्य परीक्षण किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया, और खेल व नाट्य विधि किसके द्वारा दिया गया। ये सिर्फ दोनों चीजें आपको याद रखना है, बाकी 4 मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले
हम इन विधियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्रक्षेपी विधि मैंने आपको बता दी, अब बात करते हैं अप्रक्षेपी विधियों के बारे में। इसमें आपकी आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ विधियां आ जाती है, वस्तुनिष्ठ विधियां, मनोविश्लेषणात्मक विधियां, इनमें भी प्रमुख विधियां हैं। इनमें भी क्या है भैया, प्रमुख विधियां हैं जो एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले आत्मनिष्ठ, जिसको व्यक्तिनिष्ठ विधियां भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं? आत्मकथा विधि, जीवन व्रत, जिसे व्यक्ति इतिहास विधि। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं जल्दी ही लेने वाला हूं, यानी कि 1-2 दिन में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपके सामने आ जाएगी। इन विधियों के बारे में आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं, है ना। तीसरा है आपका प्रश्नावली विधि और चौथा है साक्षात्कार विधि। ये चारों विधियां किसके अंतर्गत आएगी भैया? आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आएगी। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। इसके अंतर्गत आपका निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, निर्धारण मापनी विधि, जिसे मापदंड मूल्यांकन भी कहा जाता है, परिस्थिति परीक्षण, शारीरिक परीक्षण और निष्पादन परीक्षण। ये 6 प्रकार की जो विधियां हैं किसके अंतर्गत आएगी भैया? वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आएगी। आगे एक एक करके समझाऊंगा। मनोविश्लेषणात्मक विधि के बारे में हम जाने तो मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि, है ना। ये जो 2 प्रकार की विधियां हैं किसके अंतर्गत आएगी? मनोविश्लेषणात्मक विधियों के अंतर्गत आएगी, मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि, है ना। चलिए अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आईबीटी, टीएटी, सीएटी, एससीटी परीक्षण के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आईबीटी यानी कि इंक बोर्ड टेस्ट, यानी कि रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, है ना। इसको स्याही धब्बा परीक्षण भी सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। किसके द्वारा दिया गया भैया? हरमन रोसा इसके प्रतिपादक है। इसमें क्या होता है? तो इस परीक्षण में 10 कार्ड पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। कितने कार्ड में? सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो 10 कार्ड होते हैं। ये आपको विशेषकर ध्यान देना है, जिसमें 5 कार्ड पर काले और सफेद, बाकी 5 पर विभिन्न रंग के धब्बे होते हैं। यानी कि पहले 5 कार्ड पर काले और सफेद कलर के जो धब्बे बने होते हैं, और बाकी के जो 5 रंग बचे हुए, 5 आपके कार्ड बचे हुए हैं, उसमें क्या होता है? विभिन्न रंग के धब्बे बने होते हैं और बालक को आकृति दिखाकर उनके बारे में पूछा जाता है। और इसमें बालक के क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इसमें क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। अब बात करते हैं सीएटी, है ना, बाल अंतर्बोध परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बेलक। कब किया था? 1948 में इसका प्रतिपादन किया था। विकास में योगदान किसका था? डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस का। यदि पूछे कि भैया बाल अंतर्बोध परीक्षण में विकास में किसने योगदान दिया? लियोपोल्ड बेलक का, तो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस के द्वारा। इसमें भी कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? स्याही धब्बे वाला जो परीक्षण था उसमें भी 10 कार्ड थे, इसमें भी 10 ही कार्ड हैं। और इस परीक्षण में 10 कार्डों पे, जैसे वहां पर धब्बे बने हुए थे 10 कार्डों पे, यहाँ पर जानवरों के चित्र बने हुए हैं 10 कार्डों पे। बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को लिए कहते हैं। कोई सा भी एक चित्र दिखा देते हैं, चाहे शेर हो, कोई सा भी जानवर हो, और उस पर कहानी लिखने को कहा जाता है। वो परीक्षण होता है बाल अंतर्बोध परीक्षण, है ना। और इस परीक्षण में 3 से 11 वर्ष के बच्चों को लिया जाता है। कितने? 3 से 11 वर्ष के, ये याद रखिएगा, है ना। यहाँ परीक्षण 3 से 11 वर्ष के लिए बच्चों के लिए होता है। अब बात करते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में। प्रतिपादक होंगे मार्गन एवं मूरे। कौन होंगे? मार्गन एवं मूरे होंगे। और कब दिया था यदि सन पूछे तो आपके सामने है 1935, है ना। इन्होंने कार्ड के सहारे व्यक्तित्व का परीक्षण किया। जैसा कि अभी तक हम जान रहे हैं कि भाई व्यक्तित्व का परीक्षण अभी तक कार्ड के माध्यम से किया गया है। जैसे कि हमने जाना 2 परीक्षण हमने आपको बताए थे, दोनों में कार्ड की संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन यहाँ पर संख्या बदल दी गई है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है? 30 + 1, यानी जो एक कार्ड एक खाली होगा, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। टोटल पूछे तो कितना होगा आपका? 31 होगा, है ना। कितना होगा? 31 होगा। इस परीक्षण में 10 कार्ड पर पुरुषों से संबंधित होते 10 कार्ड, और 10 कार्ड जो होते हैं वो महिला से संबंधित होते हैं, और 10 कार्ड दोनों से, है ना। 10, 20, 30 हो गए, और एक कार्ड जो होता है वो खाली होता है, इसलिए इसको 30 + 1 लिखा जाता है। टोटल 31 होते हैं। और इसमें बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 10 कार्ड पर कहानी लिखवाई जाती है। कितने कार्ड पर? 10 कार्ड पर। और इसका जो प्रयोग है ये 14 वर्ष से अधिक बालकों पर होता है। और टीएटी का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया था? ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, उमा चौधरी के द्वारा किया जाता है ना, किया गया था, सॉरी। अब बात करते हैं वाक्य या फिर कहानी परीक्षण।
कहानी पूर्ति परीक्षण एससीटी, इसका निर्माण जो किया भैया पाइन तथा टेडलर ने किया था। कब किया था? 1930 में। यहाँ पर निर्माणकारी कौन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, तो इस विधि द्वारा कुछ अधूरे अक्षरों को पूरा करने को कहा जाता है। जैसे कि आपको दे दिया कि मेरे दादाजी का नाम क्या है, और यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया है ना। जो ये रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला जो परीक्षण होगा वो आपका वाक्य या फिर कहानी पूर्ति परीक्षण होगा। और भारत में याद रखिएगा इस प्रकार का जो परीक्षण का जो निर्माण किया गया था, यह विश्वनाथ मुखर्जी द्वारा किया गया था। भारत में पूछे तो विश्वनाथ मुखर्जी, और यहाँ पर सीधा सीधा पूछे तो पाइन तथा टेडलर आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब यहाँ पर आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियों के बारे में हम बात करें तो 4 विधियां मैंने आपको बताई थी। अंतःदर्शन विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और साक्षात्कार विधि। एक एक करके इनके बारे में देखेंगे भैया। अंतःदर्शन विधि जिसे आत्मकथा लेखन विधि भी कहते हैं, आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं, याद रखिएगा इसे अंतःदर्शन विधि भी कहते हैं। अंतर्दर्शन विधि, आत्मकथा लेखन विधि और आत्मनिरीक्षण विधि, तीनों में से एक आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ एक व्यक्ति के द्वारा उनकी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। अंतःदर्शन यानी कि स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? अंतर्दर्शन विधि में या फिर आत्मकथा, है ना। यह आपको ध्यान रखना है। अंतर्दर्शन विधि को प्राचीनतम विधि भी कहा जाता है। और इसके जन्मदाता के बारे में पूछे तो याद रखिएगा इंपोर्टेंट है, विलियम उंट इसके जन्मदाता है। अंतःदर्शन विधि, आत्मकथा लेखन विधि, है ना। चलिए प्रश्नावली की हम बात करें तो प्रश्नावली विधि को परिसूची विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिसूची विधि भी कहा जाता है। और ये प्रश्नों के समूह को प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नों का जो समूह होता है, सरल सी बात है, उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नावली कहा जाता है। और इस विधि को कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि है? जैसे कागज पेंसिल विधि कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो विधि प्रश्नावली विधि है ना, क्योंकि प्रश्नावली विधि साक्षात्कार का औपचारिक एवं लिखित रूप है, इसे लिखित रूप में लिया जाता है, प्रश्नावली विधि होती है ना। और प्रश्नावली के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार बताएं भैया? 4 प्रकार बताए हैं। बंद प्रश्नावली जिसे प्रतिबंधित प्रश्नावली कहते हैं, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली, ये 4 प्रकार होते हैं प्रश्नावली के। बंद प्रश्नावली में क्या होता है? इस प्रश्नावली में जो उत्तर होता है वो हाँ या फिर ना में देना होता है, बस हाँ और ना बोला जाता है, चाहे तो हाँ करिए या फिर ना करिए। इस प्रकार की जो प्रश्नावली किसके अंतर्गत आएगी भैया? बंद प्रश्नावली के। खुली प्रश्नावली में क्या होता है? इस प्रश्नावली में उत्तर लिखने की छूट होती है, आप किसी भी प्रकार से प्रश्न लिखो, है ना। सचित्र प्रश्नावली में, इस प्रश्नावली में प्रश्न के उत्तर से संबंधित चित्र होते हैं, यानी कि चित्र आपको दे दिए जाते हैं और आपको उत्तर लिखना होता है। मिश्रित प्रश्नावली में, इस प्रश्नावली में उपरोक्त तीनों प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण होता है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये 4 प्रकार की होती प्रश्नावली, याद रखिएगा, है ना। अब बात करते हैं जीवन व्रत विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको जीवन इतिहास विधि भी कहा जाता है, जिसे जीवन गाथा विधि के नाम से भी जाना जाता है। केस स्टडी मेथड, है ना। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करते हैं। केस जीवन व्रत विधि यानी कि जो जीवन आपका चल रहा है, जन्म से अभी तक जो चल रहा है वर्तमान में, उसका अध्ययन किया जाता है आपका किसमें? जीवन व्रत विधि में, व्यक्ति इतिहास विधि में। इस विधि के जन्मदाता के बारे में पूछे तो वो टाइडमैन होंगे। कौन होंगे भैया? टाइडमैन होंगे, याद रखिएगा। इसमें चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, स्कूल से भाग जाने वाले एवं बाल अपराधी बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ विधि यानी कि इनका यहाँ पर इसमें अध्ययन होता है। कब से कब तक? जब से वो पैदा हुआ है और वर्तमान जो स्थिति में है वो कितने साल भी हो सकता है, 8, 10, 15, 20, 50, है ना। और वहां तक का अध्ययन किया जाता है। और यह विधि निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है। उसका निदान किया जाता है, जन्म से लेकर अभी तक इसने क्या किया, किस प्रकार से किया, तो उसको समझते हैं पहले और उसका फिर निदान किया जाता है ना। चलिए साक्षात्कार विधि क्या भैया? इंटरव्यू मेथड के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इस विधि की शुरुआत अमेरिका से हुई है। साक्षात्कार अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन करना, मतलब आपसी वार्तालाप करना, इंटरव्यू देना, आपस में बातें करना, जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का आमने सामना होना आवश्यक है। यहाँ व्यक्तित्व मापन की क्या है भैया? सर्वाधिक लोकप्रिय विधि क्या कहते हैं? व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि कौन सी होगी? आपकी साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू विधि होगी, इंटरव्यू मेथड होगी। इस विधि में प्रश्न व समय सीमा निश्चित होती है। इसमें साक्षात्कार विधि, याद रखिएगा, इसमें जो समय सीमा होती है वो निश्चित होती है, प्रश्न की भी, है ना, प्रश्न व समय सीमा दोनों। साक्षात्कार विधि में साक्षात्कार करता हुआ साक्षात्कारदाता के मध्य वार्तालाप होता है। एक तो होता साक्षात्कारकर्ता, एक होता साक्षात्कारदाता। ये प्रश्न पूछता है, इस प्रश्न का आंसर देता है ना।
ये सारी चीजें होती है इसमें। साक्षात्कार भी भाई दो प्रकार के होते हैं, एक होता नियंत्रित और एक होता अनियंत्रित। नियंत्रित को औपचारिक साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें आपका जो साक्षात्कार में प्रश्न पूर्व निर्धारित होता है, यानी कि पहले से ही प्रश्नों के बारे में पता होता है। लेकिन जो अनियंत्रित यानी कि अनौपचारिक साक्षात्कार होता है, इसमें साक्षात्कार में प्रश्न पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? प्रश्न किसी प्रकार से निर्धारित नहीं होते हैं पहले से। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में, जिसमें मैंने आपको 5 विधियां बताई थी: निरीक्षण विधि, निर्धारण मापनी विधि, समाजमिति विधि, निष्पादन परीक्षण विधि और पारिस्थितिकी परीक्षण विधि। अब इन 5 विधियों को हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले निरीक्षण विधि के बारे में जान लेते हैं, जिसे बहिर्दर्शन विधि भी कहा जाता है ना। और इस विधि में ऑब्जर्वेशन मेथड इसको कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व में रखा जाता है। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थिति में अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है, उसको देखा जाता है, परखा जाता है, ऑब्जर्वेशन में उसको रखा जाता है। उसके बाद उसकी स्थिति के माध्यम से ही, परिस्थिति के माध्यम से ही उसका अध्ययन करके उसका निष्कर्ष इसमें निकाला जाता है। इसे बहिर्दर्शन विधि भी कहा जाता है और इस विधि को अवलोकन या फिर निरीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के जनक के बारे में पूछे, इंपोर्टेंट विधि है वाटसन होंगे। इस विधि के जनक कौन होंगे? जेबी वाटसन होंगे। इस विधि के द्वारा पागल व्यक्ति जो होते हैं, जानवर एवं छोटे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और उनकी स्थिति देखकर उनका अध्ययन करके, उनके जो भी वो करते अध्ययन करके उनका जो निष्कर्ष निकाला जाता है उनका, है ना। उनके जैसे कि अभी हमने जाना कि भैया प्रश्नावली के दो प्रकार होते हैं, वैसे ही निरीक्षण विधि के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, घोषित होता है और अघोषित। घोषित को औपचारिक निरीक्षण कहते हैं। इसमें व्यक्ति को पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, यानी कि उसको पहले ही बता दिया जाता है। और अघोषित यानी कि जो अनौपचारिक निरीक्षण होता है, इसमें व्यक्ति को पूर्व सूचना नहीं दी जाती है, उस पर ऐसे ही निगरानी रखकर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है ना। अब बात करते हैं दूसरी विधि की, निर्धारण मापनी विधि, जो मापदंड मूल्यांकन, जैसे कर्म निर्धारण मापनी विधि भी कहते हैं, है ना, रेटिंग स्केल इसको कहते हैं। निर्धारण मापनी वह विधि है जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए होती है और यहाँ व्यक्तित्व का व्यक्तिगत ढंग से अध्ययन करती है। व्यक्ति का जो गुण होता है उसका ये अनुमान लगाती है ना। उसके प्रवर्तक के बारे में पूछे तो इसके प्रवर्तक होंगे थ्रस्टन। इंपोर्टेंट विधि है, याद रखिएगा। तीसरी विधि है समाजमिति विधि। इस विधि में व्यक्ति के समाज से संबंधित लोगों से राय लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है ना। इसमें क्या होता है भैया? इसमें इस विधि के द्वारा व्यक्ति के बारे में समाज के व्यक्तियों से सामाजिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया जाता है। उस मिति को क्या कहते हैं? उस विधि को कहते हैं समाजमिति विधि, है ना। इसके प्रवर्तक के बारे में पूछा जाए तो मोरेनो इसके प्रवर्तक होंगे समाजमिति विधि के। इंपोर्टेंट विधि है, याद रखिएगा। निष्पादन परीक्षण, इस विधि का प्रयोग ईमानदारी का गुण मापने हेतु किया जाता है। भाई कोई से जो व्यक्ति है उसमें ईमानदारी है या नहीं, इसका जो पता लगाया जाता है कौन सी परीक्षण से लगाया जाता है, कौन सी विधि से लगाया जाता है, तो निष्पादन परीक्षण, है ना, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। और इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि भी कहा जाता है। उसके व्यवहार से ही पता लगाया जाता है कि भैया ईमानदारी के इसमें गुण है या फिर नहीं। इस विधि में मापन करता है, इस विधि में बालक या फिर व्यक्तित्व को कुछ कार्य करने को देता है और फिर उस कार्य का निष्पादन और मूल्यांकन करता है। और इसके प्रवर्तक के बारे में पूछे तो हार्टसॉन एवं मे इसके प्रवर्तक होंगे निष्पादन परीक्षण के। शारीरिक परीक्षण के बारे में हम जाने, है ना, फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो भाई इस परीक्षण में व्यक्ति के शरीर के हाव भाव द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर शब्द में ही शारीरिक परीक्षण, है ना, उसके जो शरीर के हाव भाव होते हैं उसके माध्यम से ही उसका व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। जैसे कि नाखून कुतरना, आप देखते होंगे नाखून कुतरा, कोई पांव हिलाता है तो उसका जो लो कॉन्फिडेंस होता है ये उसको दर्शाता है कि भैया ये अभी घबराया हुआ है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति का परीक्षण होता है और उस परीक्षण को क्या कहते हैं? शारीरिक परीक्षण कहा जाता है। अब बात करते हैं परिस्थिति परीक्षण की, है ना। इसमें किसी कृत्रिम परिस्थिति में बालक या फिर व्यक्ति को रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। या कृत्रिम परिस्थितियां व्यक्ति के साहस, धैर्य, नेतृत्व, परिश्रम, ईमानदारी को हो सकती है। किसी भी प्रकार से कृत्रिम जो परिस्थिति है उसको रखकर बालक या फिर व्यक्ति को देखा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। उस स्थिति को परिस्थिति परीक्षण कहा जाता है ना। समझ आ गई आपको मनोविश्लेषणात्मक विधि के बारे में, है ना। यहाँ पर 2 होती है, मुक्त साहचर्य विधि के बारे में जानेंगे और स्वप्न विश्लेषण विधि के बारे में जानेंगे, है ना। सॉरी,
मुक्त साहचर्य परीक्षण, इस विधि का प्रयोग मानसिक रोगियों हेतु किया जाता है। जो मुक्त साहचर्य परीक्षण है इसमें क्या होता है, मानसिक रोगियों हेतु ये परीक्षण होता है। इस विधि में मनोचिकित्सक द्वारा सम्मोहित कर अर्धचेतन अवस्था यानी कि उसे, जैसे को अपनी भाषा में कहते हैं, उसे बेहोश कर दिया जाता है ना, अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है। फिर उसे क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं जिसमें अंतर्गत अंतर मन में छुपा भावना प्रकट होती है। जो सही है वही चीज है जो उसके मन में है वो बाहर आती है उसमें, है ना। कौन सी विधि होती है, मुक्त साहचर्य परीक्षण होता है। आपने देखा होगा अपन मूवी वगैरह देखते हैं कि ये वाला टेस्ट करवा दो तो उससे उसको बेहोश कर देते हैं, उसके बाद उससे पूछा जाता है तो जो उसके अंदर मन में है वो सारी चीजें बाहर आ जाती है, अंतर मन में छुपी जो भावना वो प्रकट हो जाती है। तो इस विधि के प्रवर्तक कौन होंगे, सिगमंड फ्रायड होंगे। इसका विकास किसके द्वारा किया गया भैया, विकास किया गया है आपका यूंग यानी कि जूंग के द्वारा। स्वप्न विश्लेषण विधि के बारे में हम देखें तो इस विधि में व्यक्ति को अपने स्वप्नों का वर्णन करने हेतु कहा जाता है। स्वप्न विश्लेषण के आधार पर अतृप्त इच्छाओं अथवा इच्छा पूर्ति में बाधक तत्वों का पता लगाकर उसका निराकरण किया जाता है। स्वप्न विश्लेषण विधि, जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जैसा कि हमने बताया था, वो अचेतन मन में चली जाती है। और जब कोई चीज को हम दिन भर सोचते हैं जो चीज हमसे होती नहीं है ना, या फिर जिस चीज की हमें लालसा है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें जो चीज अच्छी लगती है तो स्वप्न में वो बार बार आती है, तो उसके माध्यम से उसको किसके माध्यम से लाया जाता है, तो स्वप्न विश्लेषण विधि के माध्यम से उन चीजों को बाहर लाया जाता है, उसका निराकरण किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, यानी कि यहाँ तक हम आ चुके हैं। आप यदि आ चुके हैं तो आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, यदि किसी प्रकार के और भी वीडियो आगे चाहिए तो, है ना। ये सारी चीजें यानी कि मैं टॉपिक को समझा चुका हूं। अब चलेंगे हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू, सारी चीजें इसमें मिक्स हैं। तो चलते हैं भैया, और यहाँ पर सीधे सीधे मैं प्रश्न बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको कवर करवा चुका हूं, है ना। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। यहाँ पर देखिए आप आपका आकलन भी कर सकते हैं 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि मैं प्रश्न पढ़ूंगा 4 विकल्प पढ़ूंगा, उतने के बीच में ही आपको आंसर देना, ऐसा नहीं ज्यादा सब समय नहीं दूंगा आपको क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई, पर्सन, पर्सनल, पर्सोना या फिर पर्सनैलिटी। मैंने आपको बताया था लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई भैया, पर्सोना से हुई, है ना। तो क्या होगा आपका तीसरा वाला विकल्प सही होगा। मैं सब समझा चुका हूं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर मिलेगा। निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी होती है। अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने, स्थितिपरक परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण या फिर साक्षात्कार, क्या होगा इसका सही आंसर होगा आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्या होगा, अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने की उपयोगी कौन सी तकनीक होगी भैया, वाक्य पूर्ति परीक्षण होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सर्वप्रथम व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स, स्प्रंगर, सिगमंड फ्रायड या फिर कार्ल यूंग। शुरू में बताया था मैंने, क्या नाम बताया था, हिप्पोक्रेट्स, है ना। इनके द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण किया गया, है ना, प्रस्तुत किया गया। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से बताए थे मैंने, वंशानुक्रम, वातावरण, मनोवैज्ञानिक कारक या फिर उपयुक्त सभी। तो मैंने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम भी बताया था, वातावरण भी बताया था और मनोवैज्ञानिक कारक भी बताए थे, यानी कि उपरोक्त सभी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। प्रसन्न, खुशमिजाज, आशावादी व्यक्ति हिप्पोक्रेट्स के किस व्यक्तित्व में आते हैं। मैंने इनके बारे में आपको बताया था, एक एक करके सारी चीजें आपको क्लियर करी थी, समझाई थी। जिसमें प्रसन्न, खुशमिजाज, आशावादी के बारे में बताया था, वो काले पित्त वाले होते, पीले पित्त वाले, कफ श्लेषा प्रवृत्ति वाले या फिर रुधिर प्रवृत्ति वाले होते। काले मन के नहीं होंगे, पीले मन के नहीं होंगे, कफ यानी कि जो ऐसे ही कफ यानी कि निष्क्रिय होते हैं वो भी नहीं होंगे। क्या होंगे भैया, रुधिर प्रवृत्ति वाले होंगे, है ना। ये आपके प्रसन्न होंगे, खुशमिजाज होंगे, आशावादी होंगे, मैं आपको बता चुका हूं। तो आपका रुधिर प्रवृत्ति वाले होंगे। निराशावादी किसमें आ जाएंगे, आपके काले पित्त वाले में आएंगे, है ना। चलिए, एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व को और क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या, ये पूछा गया है। पिकनिक प्रकार, पुष्टकाय, व्यक्तित्व कृष्टकाय या फिर डायक्लासिस्ट प्रकार, की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं एक एक करके। क्या होगा 6 का आंसर। एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है भैया, पुष्टकाय व्यक्ति कहा जाता है, सुडोलकाय कहा जाता है ना। सुडोलकाय भी बताया था मैंने, पुष्टकाय व्यक्ति भी बताया था, है ना। तो ये किसका, इसका आंसर क्या होगा आपका, बी वाला होगा। रूढ़िवादी तथा असामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं भैया, वो अंतर्मुखी वाले होते हैं, बहिर्मुखी या बहिर्मुखी या फिर इनमें से कोई नहीं। रूढ़िवादी तथा असामाजिक प्रवृत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन से होंगे, अंतःमुखी होंगे, है ना। जो सामाजिक होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं, जो असामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं
वो अंतर्मुखी होते हैं ना। चलिए, विचार एवं कल्पना के आधार पर वर्गीकरण करते हुए खानदायक ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 2, 3, 4, 5। क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? 3 प्रकार बताए थे मैंने आपको, है ना। कितने? 3 प्रकार। कौन कौन से? कमेंट्स के माध्यम से जल्दी बताइए फटाफट। कितने प्रकार बताए थे? 3। कौन कौन से? बताइए जल्दी से। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक के बारे में मैंने आपसे पूछा था, सिगमंड फ्रायड। बताया था आपको मैंने सेल्डन, हेनरी मुर्ग या फिर मैकडूगल। सभी को बताया, सरल सा प्रश्न ही। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया भैया? सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया। यहाँ किसने कहा है कि व्यक्ति की संपूर्ण विशेषताओं का समग्र रूप ही व्यक्तित्व है? बोरिंग, गिलफोर्ड, वुडवर्थ या फिर वाटसन। किसके द्वारा कहा गया? व्यक्ति की संपूर्ण विशेषताओं का समग्र रूप ही व्यक्तित्व है। मैंने बहुत सारी आपको परिभाषाएं बताई थी, 8-10, उसमें से एक परिभाषा पूछी गई है। क्या होगा सही आंसर? तो भैया गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है कि विशेषता, संपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताया था मैंने आपको, है ना। विशेषताओं का समग्र रूप, है ना, किसके द्वारा व्यक्तित्व बताया गया है? तो गिलफोर्ड के द्वारा बताया गया। चलिए, फ्रायड ने मन के कितने स्तर बताए हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। फ्रायड ने मन के कितने स्तर बताए हैं? मैंने क्या बताया था आपको? 3, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। मस्तिष्क में कुल भाग का 1/10 भाग 10% किस मन का होता है? चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बताया था भैया मैंने? अचेतन मन का 1/10वां भाग, चेतन मन का 1/10, अचेतन मन का कितना बताया था मैंने? 9/10वां भाग। यानी कि ये आपका 90% हो गया और ये आपका 10% हो गया। वो चेतन मन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए, याद की गई बातों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना, फ्रायड ने किसके अंतर्गत रखा भैया इसको? चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था, एक उदाहरण भी दिया था कि यदि कोई बच्चा परीक्षा परीक्षा दे रहा है, वहां पर कोई प्रश्न आ रहा है और वो उस प्रश्न को बार बार पढ़ रहा है लेकिन उसका आंसर उसको नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलता, प्रश्न पढ़ता है, तुरंत उसको याद आ जाता है। तो इस प्रकार का जो मन है वो कौन सा होगा? क्या बताया था मैंने? वो होगा आपका अर्धचेतन मन। इसमें आ जाएगा वो आपका अर्धचेतन मन में आ जाएगा, है ना। चलिए, एक लड़का बाजार में फलों की दुकान, देखिए यहाँ पर मैं तीनों आपके लिए जो उदाहरण बताए थे, तीनों उदाहरण एक एक करके पूछूंगा, आंसर आपको देना फटाफट। एक लड़का बाजार में फलों की दुकान के पास खड़ा था। लड़के को भूख लगी थी किंतु जेब में उसके पैसे नहीं होने से उसका मन दुकान से केले चुरा कर खाने का खो रहा था। यानी कि ये विचार उसके मन में आ रहा था। तो फ्रायड ने इस अवस्था को क्या कहा है? किस में रखा है इसको? इड कहा है, ईगो कहा है, सुपर ईगो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या बताया था मैंने? जब इस प्रकार के विचार आते हैं तो कौन सा मन होता है या फिर वो किस अवस्था में होता है? इदम में होता है, जो कि बच्चा, छोटा बच्चा होता है, बचपन अवस्था उसको कह सकते हैं आप, है ना। उसमें चीजें वो करता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा चोरी, जैसे कि अभी तक चोरी करने की भावनाएं उसके मन में विचार आ रहे थे, लेकिन अब जो विचार आ रहा है वो क्या आ रहा है कि यदि मैं चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, मेरी पिटाई होगी, पुलिस द्वारा पकड़ा जा सकता हूं। फ्रायड ने इस अवस्था को क्या कहा गया है? किसमें रखा गया है? इदम में, अहम में, पराअहम में या फिर इनमें से कोई नहीं। ये यहाँ पर पराअहम है ना। किसमें रखा है? तो देखिए, इदम में वो वाला बच्चा आता है जिसके मन में चोरी करने की इच्छा जागृत हो रही है, यहाँ पर उसको डर लग रहा है, तो वो किस में आएगा? आपका अहम में, ईगो में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो समझदार है, यहाँ पर आगे क्या होने वाला है उस स्थिति को वो भांप रहा है। यानी कि ये वास्तविक जीवन में जीने वाले व्यक्ति होते हैं जो कि अहम वाले होते हैं ना। एक बच्चा चोरी करते समय उसके मन में यह विचार आता है कि एक बच्चा चोरी करते समय उसके मन में, अरे 2 बार आ गया है ना। चलिए, कहने का मतलब यह है कि एक बच्चा चोरी करते समय उसके मन में यह विचार आता है कि चोरी करना पाप है, अनैतिक है। ये मैंने आपको उदाहरण दिया था। ये किस अवस्था में होगा? इदम में आपको बता चुका हूं, अहम में बता चुका हूं। अब क्या बचा आपका? पराअहम। पराअहम लिखा हुआ है ना। ये सुपर ईगो की बात की जा रही है ना। इसमें जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति आते हैं, इसमें उनके मन, यानी कि उनको पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। इस प्रकार के व्यक्ति किसमें आते हैं? आपके सुपर ईगो में आते हैं। जहां व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं जिनकी पूर्ति वास्तविक जगत में नहीं हो पाती, कहां पर संग्रहित होती हैं? जैसे कि आपको उदाहरण भी मैंने दिया था, कार या गाड़ी का उदाहरण दिया था कि भैया उसकी इच्छा गाड़ी लेने की है, कार लेने की, कुछ और करने की है, लेकिन वो इच्छाएं, वो आकांक्षाएं उसकी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो किसमें संग्रहित हो जाती है? चेतन मन में होती है, अर्धचेतन मन में, चेतन मन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो अचेतन मन में होगी, याद रखिएगा हमेशा, है ना। है ना, दमन हो जाती है, उसमें संग्रहित हो जाती है अचेतन मन में। चलिए,
अहम निर्देशित होता है। यहाँ पर पूछा गया जो अहम है वो किस सिद्धांत, सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविक सिद्धांत द्वारा, आदर्शवाद सिद्धांत द्वारा या फिर सामान्य सिद्धांत द्वारा। मैंने आपको बताया था कि भैया किस में तत्काल आनंद चाहिए उसको, सुख चाहिए, आनंद, कोई भी चीज हो आनंद चाहिए उसको, है ना, वो चाहे सही हो या फिर गलत हो उसको करना है तो करना है। वो कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? सुख के सिद्धांत में, है ना। अहम सुख के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा या फिर सुख के सिद्धांत पर आधारित होता है अहम। वास्तविक आपका ईगो आ जाएगा, आदर्शवादी में आपका सुपर ईगो आ जाएगा। ये तीनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं। फ्रॉइड के अनुशंसित व्यक्ति के बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा में उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है, यानी कि वो भला बुरा यहाँ पर किसी प्रकार से उसे कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा गया है। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आंसर भी आप दे सकते हैं, पराहम, इदम, अहम तथा पराहम दोनों या फिर अहम। इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी कि इन चारों में से क्या सही होगा? जल्दी से बताइए। मैंने क्या बताया था आपको? इड के बारे में बताया था, यानी कि इड के बारे में बताया था। इसमें इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। इसको कोई मतलब नहीं है, उचित अनुचित का कोई मतलब नहीं है। इसे सब संतुष्ट होना है, किसी प्रकार से हो, है ना। सबसे बुरा व्यक्ति होता है, ये मान के चलिए आप, है ना। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता यहाँ पर पूछी गई। अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों की विशेषता मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर आंसर क्या होगा? संदेही, संकालु स्वभाव तथा एकांत प्रिय होता बिल्कुल होता है आपका अंतर्मुखी। दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद इसे नहीं होता है। कम बोलने वाला, लज्जाशील होता है। ये सारी की सारी विशेषता किसकी भैया? अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होगा। यदि हम इसका उल्टा कर ले तो वो किसकी विशेषता हो जाएगी? वो बहिर्मुखी की हो जाएगी, है ना। आगे उसका भी प्रश्न आएगा। आगे हम बात करें तो मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आंछत रखता है। ये क्या कहलाता है? सुपर ईगो, द्वंद्व, आमोद सिद्धांत या फिर दबाव। इस प्रकार क्या कहलाता है भैया? जिसके द्वारा जो ईगो है वो इड पर हावी हो जाता है, आंछत रखता है, सॉरी क्या रखता है? आंछत रखता है। तो क्या होता है? तो वो दबाव होता है। क्या होता है भैया? वो दबाव हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? इसके बारे में आपको बता चुका हूं। काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचय या फिर समूह। तो ना तो रचना, ना समूह, ना संचय। क्या बताया था मैंने? फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस पे दिया है? काम प्रवृत्ति पर दिया है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है, यानी कि किसने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के प्रकार बताए? सीधा सीधा पूछा गया व्यक्तित्व के, ना। हंस आइजैक ने, गार्डन अल्पोर्ट ने, केटल ने या फिर कार्ल रोजर्स ने। तो यहाँ पर आपने देखा होगा भैया अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में तो युंग ने भी बताया या फिर जुंग ने भी बताया है। अब आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए युंग या फिर जुंग नहीं दे रखा है। साथ में आइजैक के द्वारा भी बताया गया है अंतर्मुखी बहिर्मुखी। 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे। आइजैक ने 4 प्रकार बताए जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी भी बताया था। जुंग ने 2 प्रकार बताए, लेकिन यहाँ पर जुंग विकल्प में नहीं है। आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर आइजैक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मूल इकाई क्या है? यहाँ पर देखिए मूल इकाई पूछी गई है। मूल प्रवृत्ति है व्यक्ति के शील गुण बताए आलपोर्ट ने। शारीरिक संरचना इनमें से कोई नहीं। आलपोर्ट के बारे में आपको बता चुका हूं। क्या होगा भैया? व्यक्ति के शील गुण, है ना। व्यक्ति के शील गुणों के बारे में आपको बता चुका हूं। कितने प्रकार बताए थे इन्होंने? 2 प्रकार बताए थे, है ना। आगे हम बढ़ेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड, जुंग, मन या फिर आलपोर्ट। देखिए प्रश्न वही आ गया, लेकिन यहाँ पर विकल्पों को बदल दिया गया है। यहाँ पर अब विकल्प आइजैक नहीं है विकल्प में, यहाँ पर क्या है? जुंग है। और जुंग ही क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर बताना, क्रेस, मर्केन, युंग या फिर स्पेंजर। क्या होगा सही आंसर? क्या बताया था मैंने? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको बताया था क्रेसमर। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेसमर ने। कितने प्रकार बताए हैं ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें समझा चुका हूं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं अन्य व्यक्तियों में, स्वयं अपने में, सामाजिक कार्यों में या फिर शारीरिक कार्यों में। अंतर्मुखी के बारे में पूछा गया है। जो बहिर्मुखी होते हैं वो सभी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो अंतर्मुखी व्यक्ति वाले होते हैं, व्यक्तित्व वाले होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, स्वयं अपने बारे में। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। यहाँ कथन किसका है भैया? स्किनर, पियाजे, ब्रूनर या फिर जुंग। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? व्यक्तित्व
सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। तो ये जो कथन होगा आपका स्किनर के द्वारा दिया गया कथन है। किसके द्वारा? स्किनर। व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में मैंने केस हिस्ट्री के बारे में बताया था आपको, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पाइन व टेडलर, टाइडमेन, विलियम वुंट या फिर टिचनर। बताइए क्या होगा सही आंसर? व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में आपको बताया था, क्या बताया था? टाइडमेन, है ना। बी वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी बताई थी भैया केटल ने? 13, 15, 16 या फिर 14? मैंने जितने भी शील गुण बताए हैं उनके बारे में बताया। कितनी बताई थी भैया? 16, और 16 शील गुणों के बारे में आपको बता चुका हूं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भैया? कौन सी विधि में किया जाता है? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अवलोकन द्वारा, साक्षात्कार द्वारा या फिर आत्मकथा द्वारा। तो अचेतन मन की जहां पर बात की जाती है तो याद रखिएगा ये मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है अचेतन मन का अध्ययन, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वहां किया है भाई। सीधा सीधा पूछा गया कि मुरे ने कौन से परीक्षण की रचना की है? स्याही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मूल्यांकन परीक्षण और विषय आत्मबोध परीक्षण। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपका विषय आत्मबोध परीक्षण की रचना की है मुरे ने, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या में आपको बता चुका हूं, 10, 32, 31 या फिर 20। क्या होगा? क्या बताया था मैंने? स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी होगी भैया? 10 होगी, है ना। आगे बढ़ेंगे। वह अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है गहन दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण या फिर प्रक्षेणात्मक दृष्टिकोण। क्या होगा? तो वह आभास के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्णन कहा जाता है, याद रखिएगा वो सतही दृष्टिकोण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सतही दृष्टिकोण। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में से कौन सा नहीं है? शारीरिक एवं मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, संवेगात्मक आयाम या फिर भौतिक आयाम। व्यक्तित्व में जितने भी आयाम बताए हैं उन सभी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखिए भौतिक जो आयाम है ये नहीं होगा, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उसका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा होगा? देखिए इसके बारे में आपको बता चुका हूं। यहां पर हम देखेंगे तो हमने आपको बताया था अचेतन। क्या बताया था? अचेतन मन। इसमें क्या होता है? इच्छाओं की पूर्ति जो नहीं होती उसका भंडार ग्रह किसमें होता है? अचेतन मन में होता है। लेकिन विकल्प में है नहीं, इदम है, परम है, अहम है या फिर इदम एवं अहम है। अब क्या लगाए? तो मैंने आपको बताया था कि अचेतन मन का राजा कौन होता है भैया? क्या बताया था मैंने आपको? अचेतन मन का राजा कौन होता है? तो वो था इदम। बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर क्या सही होगा भैया? इदम आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडार ग्रह किसमें होता है? इदम में होता है। निम्नलिखित में से वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? रोर्सक ने, मॉर्गन व मूरे ने, रोर्सा भी बोलते हैं, रोर्सक भी बोलते हैं ना, लियोपोल्ड बेलक ने, पाइन व टेडलर ने। क्या होगा? वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण के बारे में बताया था मैंने आपको, किसके द्वारा दिया गया? तो पाइन व टेडलर के द्वारा दिया गया, है ना। आगे बढ़ेंगे। अंतर्मुखी व्यक्ति की फिर यहाँ पर विशेषता पूछी गई है और यहाँ पर प्रश्न बदल दिए गए, सॉरी विकल्प बदल दिए गए हैं। अब क्या होगा सही आंसर? और ये यदि आप ध्यान रखेंगे तो जो प्रश्न मैंने इसके पहले पूछा था उसी में से एक विकल्प रखा है और वही यहाँ पर आंसर है। क्या होगा? संदेह, संकल्प तथा एकांत प्रिय रहने वाले, दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाले, ये आपका बहिर्मुखी वाले हो जाएंगे, है ना। समूह का नेतृत्व करने वाले ये भी बहिर्मुखी वाले हो जाएंगे। दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता ये भी आपके बहिर्मुखी। संदेह, संकल्प तथा एकांत प्रिय रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं और यही इसकी विशेषता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से 16 पीएफ प्रश्नावली के प्रतिपादक कौन होंगे? केटल, ऑलपोर्ट, यूंग या फिर हेज आइजेंक, है ना। और 16 पीएफ के बारे में आपको बता चुका हूं। क्या होगा भैया करेक्ट आंसर? आरबी केटल द्वारा 16 पीएफ प्रश्नावली के प्रतिपादक ये होंगे आरबी केटल। व्यक्तित्व एवं बुद्धि के वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है महत्वपूर्ण भूमिका, अपूर्वानुमान होता है या फिर आकर्षक भूमिका होती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसी? महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की एक आत्मनिष्ठ विधि के बारे में मैंने आपको बताया था। आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधियां, मनोविश्लेषणात्मक विधियां, सारी प्रक्षेपी विधियां, सभी के बारे में आपको बता चुका हूं। यहाँ पर आत्मनिष्ठ विधि
कौन सी विधि होगी? निरीक्षण विधि, आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार विधि, समाजमिति विधि या फिर क्रम निर्धारण मापनी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बताया था भैया, निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि और क्रम निर्धारण विधि ये किसके अंतर्गत आएगी? वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आएगी। आपकी साक्षात्कार विधि क्या है? आत्मनिष्ठ विधि है और यही आपका सही आंसर होगा। आत्मनिष्ठ विधि कह लीजिए, आत्मकथा आत्मनिष्ठ विधि कह लीजिए या फिर व्यक्तिनिष्ठ विधि कह लीजिए। इसके अंतर्गत आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि, जीवन व्रत जिसे व्यक्ति इतिहास विधि और साक्षात्कार विधि, ये सारी विधियां किसके अंतर्गत आएगी? आपकी आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आएगी। आंसर क्या होगा आपका? बी वाला होगा। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास, वृद्धि, संतुलन या फिर परिपक्वता, क्या कहा जाता है? मात्रात्मक व्यक्तित्व क्षमता रूपी को क्या कहा जाएगा भैया? वृद्धि कहा जाएगा, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, क्रेचमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं किया, मानसिक शक्तियों पर, उपयुक्त सभी नहीं, शारीरिक रचना के आधार पर किया। किस पे? शारीरिक रचना के आधार पर किया है। टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? बीने ने, मॉर्गन व मूरी ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्किनर ने? टीएटी परीक्षण काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या बताया था हमने टीएटी परीक्षण के बारे में? मॉर्गन व मूरे के द्वारा किया गया, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर अलग होते हैं? बहिर्मुखी विद्यार्थी के बारे में पूछा गया है। बहिर्मुखी विद्यार्थी जो है ये अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर अलग होते हैं? ये आपको बताना है। मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है या फिर बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। जैसे कि अंतर्मुखी विद्यार्थी अपने परेशानी किसी को नहीं बताता है, वैसे जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा क्या करता है? अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। बी वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा, है ना। चलिए, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ पूछा गया है, क्या होगा? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। नहीं भैया, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है। तो बी वाला विकल्प क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व को उसके सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? केटल, जूंग, आल्पोर्ट या फिर ब्रूनर? क्या होगा सही आंसर? सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर यदि आपको ये सारी चीजें नहीं आती है, आपने ये देख लिया कि भाई अंतर्मुखी वर्ग लिखा हुआ है, तो जुंग होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? जुंग होगा, है ना। चलिए, छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है? अंतर्दर्शन प्रणाली का, व्यक्ति इतिहास प्रणाली का, समाजमिति प्रणाली का या फिर विकासात्मक प्रणाली? असामान्य व्यवहार क्या बताया था मैंने? जन्म से लेकर वर्तमान तक जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? व्यक्ति इतिहास प्रणाली में, उसी में ही छात्र के असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है ना। तो बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। व्यक्ति उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। ये क्या कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र? क्या कहलाता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। और क्या कहलाएगा भैया? व्यक्तित्व ही कहलाएगा। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत है, रचनात्मक और मौलिकता है, समायोजन और बुद्धि या फिर चिंतन और कल्पना है। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? मैंने क्या बताया था आपको? 3 प्रकार बताए, है ना। कौन कौन से बताए? कमेंट के माध्यम से बताइए। क्या होगा इसका सही आंसर? याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण का आधार रखा है वो चिंतन और कल्पना रखा है। क्या? चिंतन और कल्पना। क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय या फिर इनमें से सभी? क्रेसमर ने कितने प्रकार बताए भैया? क्रेसमर ने 4 प्रकार बताए हैं, है ना। उसमें से क्या होगा आपका? गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय और मिश्रित काय, है ना। तो 4 प्रकार बताए, इनमें से क्या होगा? सभी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलेगा। सियाही डब्बा परीक्षण आईबीटी में कुल कार्ड की संख्या पूछी गई भैया 10, 31, 30 या 20, शायद रिपीटेड प्रश्न है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कितनी संख्या होगी कार्ड की? 10 होगी। रोसा इंक ब्लॉक परीक्षण में शामिल है 5 काले और 5 रंगीन कार्ड, 10 काले और 10 सफेद कार्ड, 5 काले व सफेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड या फिर 10 बहुरंगी कार्ड। क्या होगा? जैसा कि आपको बता चुके हैं कि भाई कितने कार्ड हो गया रोसा इंक ब्लॉक परीक्षण में? 10 कार्ड होंगे।
जिसमें 5 कौन से होंगे, 5 कौन से होंगे, दोनों अलग अलग मैंने आपको बताया था। क्या बताए थे? 5 काले होते, काले व सफेद होते, और 5 क्या होते हैं? बहुरंगी कार्ड होते हैं। 5 आपके काले और सफेद होंगे, 5 क्या होंगे? बहुरंगी कार्ड होंगे। टोटल कितने होंगे? 10 होंगे। वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण एससीटी का प्रतिपादन किसने किया था भैया? रोरसाक ने, मार्गन व मूरे ने, लियोपोल्ड, बेलक, पाइन व टेडलर ने। शायद ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है। आंसर क्या होगा आपका? पाइन व टेडलर, है ना। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की एक आत्मनिष्ठ विधि कौन सी? देखिए आत्मनिष्ठ विधि पूछी गई है और शायद ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है ना। उसमें मैंने आपको क्या बताया था? निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि और क्रम निर्धारण विधि, ये तीनों ही किसके अंतर्गत आएंगे? ये तीनों की तीनों आपके वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आएंगे। आत्मनिष्ठ विधि के बारे में पूछा है तो आपका साक्षात्कार विधि करेक्ट आंसर होगा। आपके साक्षात्कार विधि हो जाएगा, उसमें आत्मकथा विधि हो जाएगा, प्रश्नावली विधि हो जाएगा, जीवन व्रत विधि हो जाएगा ना। सारी की सारी किसकी हैं? आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आएगी। निरीक्षण विधि, बही दर्शन के प्रतिपादक कौन होंगे? थर्स्टन, मोरेना, वाटसन या फिर विलियम वुंट कौन होंगे? क्या होगा सही आंसर? निरीक्षण विधि के बारे में पूछा था, बताया था मैंने आपको, जिसे बही दर्शन विधि भी कहते हैं। क्या बताया था आंसर? जेबी वाटसन, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। स्वप्न विश्लेषण विधि, व्यक्ति मापन की एक विधि कौन सी भैया? स्वप्न विश्लेषण विधि, व्यक्ति यानी कि कह सकते हैं कि स्वप्न विश्लेषण विधि किसके अंतर्गत आएगी? किस व्यक्तित्व मापन विधि की एक विधि है? व्यक्तिनिष्ठ की है, अप्रक्षेपी विधि की है, मनोविश्लेषण विधि की, या फिर आत्मनिष्ठ विधि की। मैंने अंत में 2 विधियां आपको बताई थी। किसकी बताई थी? वो मनोविश्लेषण विधि के बारे में आपको बात की थी। मुक्त स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि व स्वप्न विश्लेषण विधि, है ना। 2 तरह की विधि मैंने आपको बताई थी, तो वो मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत आएगी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल चित्रित कार्ड की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में पूछा गया 31, 30, 21 या फिर 20। क्या बताया था मैंने? 30 प्लस 1, टोटल कितने होगा? 31। तो कितने होंगे भैया? 31 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? पूछा गया लियोपोल्ड, बेलक, मार्गन एवं मूरे, हरमन रोसा या फिर हॉल्ड जैकमैन। क्या होगा? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है इसका आंसर, काफी बार बता चुका हूं। क्या होगा भैया? मार्गन एवं मूरे, इनके द्वारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दिया गया। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में पुरुषों के कार्ड की संख्या, सिर्फ यहाँ पर पुरुषों के कार्ड की संख्या पूछी गई है। कितनी होगी भैया? 60 का सही आंसर क्या होगा? टोटल कितनी थी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में? 31, 30 प्लस 1। लेकिन यहाँ पर पुरुषों के कार्ड की संख्या पूछी गई है। देखिए 10 पुरुषों के कार्ड में थी, 10 आपके महिलाओं में और 10 आपके महिला और पुरुष दोनों की थी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की पूछी गई, तो क्या होगा आपका 10। महिला की पूछे तो भी 10 होती, दोनों की पूछे तो भी 10 होती, तीनों मिलाकर कितनी हुई? 30 और एक खाली कार्ड हुआ था, है ना। खाली कार्ड इसमें रहता है, तो 10 यानी कि बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। व्यक्तित्व मापन की समाजमिति का विकास किसने किया? समाजमिति का विकास मोरेनो, मार्गन, वुडवर्थ या फिर गाल्टन। समाजमिति के बारे में आपको बताया था मैंने। क्या होगा करेक्ट आंसर? मोरेनो, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आइजैक के व्यक्तित्व सिद्धांत में निम्न में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया भैया? आइजैक ने बहिर्मुखी को, अंतर्मुखी को, समाज विरोधी या फिर खुलापन। तो इन्होंने कितने प्रकार बताए? 4, जिसमें आपका बहिर्मुखी हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, समाज विरोधी हो जाएगा, खुलापन क्या होगा? नहीं होगा। इनके द्वारा ये नहीं बताया गया है। 4th वाला विकल्प क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछ लिया गया भैया। रोरसा होगा, गाल्टन होगा, मूरे होगा या फिर सिगमंड फ्रायड। स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है सबसे पहले क्या होगा। क्या बताया था मैंने? स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि का फ्रांसिस गाल्टन। बी वाला विकल्प क्या होगा आपका? बिल्कुल सही होगा। टीएटी का भारतीकरण किसने किया था? सबसे पहले हमने टीएटी परीक्षण के बारे में जाना। अब भारतीकरण किसके द्वारा किया गया? सक्सेना, दुबे वार्चना बताया था कि मैंने नहीं बताया था। डॉक्टर उदय पारिक बताया था कि नहीं बताया था। क्या बताया था? उमा चौधरी बताया था। तीसरा वाला विकल्प क्या होगा? करेक्ट होगा। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया गया? मैंने आपको बताया था, यदि बालक जो प्यार करता है सबसे ज्यादा वो अपनी माता को करता है, जो बालिका प्यार करती है वो सबसे ज्यादा अपने पिता को प्यार करती है। तो उनमें कौन सी ग्रंथियां पाई
पाई जाती है। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। यदि बालक अपने माता से अधिक प्रेम करता है तो उसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स यानी कि ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। और यदि यहाँ पर लड़की के बारे में पूछा जाता है कि लड़की अपने पिता को अत्यधिक प्रेम करती है तो उसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी कि इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में आपको आंसर लगाना था। लेकिन यहाँ पर बालक के बारे में पूछा गया तो क्या होगा आपका बी है ना, बी है और ये सी है, तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर सामाजिक निर्भर, क्या होगा भैया? आत्म केंद्रित के बारे में पूछा गया है। सबसे जो पहला वाला विकल्प है वही सही होगा, अंतर्मुखी है ना। अगला प्रश्न, वहां प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया, बंडूरा, थॉर्नडाइक, वर्तिमा, सिगमंड फ्रायड। करेक्ट आंसर क्या होगा? सरल सा प्रश्न है, सभी को बता भैया, कौन होगा? सिगमंड फ्रायड है ना। चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेस्मर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का प्रकार है? गोलाकृति, लंबाकृति, आयताकृति या फिर उपरोक्त सभी, क्या होगा? यहाँ पर पूछा गया भैया क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों के शरीर रचना सिद्धांत के द्वारा वर्गीकरण किया गया था। कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार। उसमें से गोलाकृति भी बताया था, लंबाकृति भी और आयताकृति है ना। उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, बेलॉक ने व्यक्तित्व मापन के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या लिए तैयार किए गए बालों को? देखिए थोड़ा सा प्रश्न ऊपर नीचे हो गया। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि आपका जो बाल प्रसंगात्मक बोध है ना, जिसको क्या कहते हैं? बाल संपत्ति परीक्षण भी कहते हैं या फिर बाल अंतर्बोध परीक्षण, टीएटी। सीधा सीधा पूछा गया भाई, टीएटी के बारे में पूछा गया है ना, जिसको क्या कहते हैं? बाल अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। इसमें जो ये परीक्षण दिया है किसके द्वारा दिया गया भैया? बेलोक के द्वारा दिया गया है। इसमें जो बच्चे हैं वो कितने से कितने वर्ष तक के आयु के बच्चे रखे गए ये पूछा गया है। इसमें 0 से 5, 3 से 10, 2 से 5 या फिर 5 से 10। क्या बताया था मैंने? बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी के बारे में। सॉरी सीएटी है यार, टीएटी नहीं है। ये परीक्षण कौन सा है? सीएटी परीक्षण है ना, टीएटी नहीं है। तो सीएटी परीक्षण के बारे में मैंने क्या बताया था? 3 से 11 बताया था। कितना बताया था? 3 से 11। तो 3 से 10 यहाँ पर आप लगा सकते हैं। 3 से 10 भी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ना। टीएटी नहीं है, ये सीएटी परीक्षण है, बाल अंतर्बोध परीक्षण है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके: उपलब्धि की, अभिक्षमता की, व्यक्तित्व की या फिर अभिव्यक्ति की। किसकी? जल्द से बताइए। तो किसकी पहचान की जा सके? व्यक्तित्व की पहचान की जा सके। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? प्रक्षेपी है, अप्रक्षेपी है, आत्मनिष्ठ है या फिर अर्ध प्रक्षेपी है? इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सा प्रक्षेपी कौन सा अप्रक्षेपी। तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण किसके अंतर्गत आएगा भैया? प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आएगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण है ना, प्रसंगात्मक बोध जिसको टीएटी भी कहते हैं है ना, बाल अंतर्बोध जिसको सीएटी कहते हैं, वाक्य या फिर कहानी पूर्ति परीक्षण है, सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? प्रक्षेपी के अंतर्गत आएंगे। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है भैया? वुडवर्थ, सिगमंड फ्रायड, जुंग या फिर रॉस? सभी को पता भैया, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन होंगे? सिगमंड फ्रायड होंगे। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी बताई गई है? 10, 40, 20 या फिर 31? टीएटी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण के बारे में यहां पर बात की जा रही है। क्या होगा? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर। 31। 30 प्लस 1 बताया था मैंने आपको है ना, ये शायद रिपीटेड प्रश्न है। निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपी परीक्षण है? टीएटी, 16 पीएफ, एनवीसीआई या फिर टीएटी सॉरी डीएटी? प्रक्षेपी परीक्षण अभी मैंने आपको बताया था, सारा जितने भी प्रक्षेपी परीक्षण उनके बारे में आपको बताया था एक एक करके। क्या होगा सही आंसर? टीएटी है ना। क्या बताया था? प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं सामाजिक कार्यों में, मित्रों में, स्वयं में या फिर पार्टियों में? अंतर्मुखी क्या बताया था मैंने? जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं ये स्वयं में रुचि रखते हैं, सामाजिक कार्यों में, मित्रों में, पार्टियों में तो आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व आएगा है ना। यहाँ पर अंतर्मुखी के बारे में पूछा गया है तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठ व्याख्या या फिर व्यक्ति परक प्रत्यक्षण? यहाँ पर प्रत्यक्षण लिखा हुआ है ना, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो वो है वस्तुनिष्ठ व्याख्या। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा भैया? तो ये अप्रक्षेपीय
परीक्षण के अंतर्गत आएगा, है ना। तीसरा वाला विकल्प क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कैसी कारक है, सामाजिक है, आनुवांशिक है, सांस्कृतिक है या फिर उपरोक्त सभी क्या है भैया, तो याद रखिएगा ये अनुवांशिक है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मूरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, यह प्रश्न शायद रिपीटेड प्रश्न है, आंसर मैं आपको बता चुका हूं, कौन सा होगा, विषय आत्मबोध, आत्मबोधन परीक्षण। यहाँ किसने कहा है कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, बोरिंग, गिलफोर्ड, वुडवर्थ, वाटसन, ये परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। क्या होगा भैया, यहाँ किसने कहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। ये मैं आपको क्यूज के तौर पर देता हूँ, सरल सा प्रश्न है ये ना। क्वेश्चन नंबर 79 लिखिएगा, आंसर लिखिएगा भैया, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। उसमें साथ में ये भी लिखेगा बोरिंग, गिलफोर्ड, वुडवर्थ या फिर वाटसन। जल्दी से फटाफट सभी को आंसर देना जो वीडियो देख रहे हैं, तो ना, और यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, है ना, ताकि हमें पता चल सके कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। चलिए, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं, 5, 14, 16 या फिर 8। केटल द्वारा पूछा गया भैया, क्या बताया था मैंने, 16। कितने कारक प्रस्तावित किए गए, 16। 16 के बारे में आपको बता चुका हूँ। जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या फिर युत्सा। क्या होगा 81 का, वंशानुक्रम आपका करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व मनोदेहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है, किसके द्वारा भैया, आलपोर्ट, एडलर, एरिक्सन या फिर वुडवर्थ, किसके द्वारा दी गई है, तो ये परिभाषा आलपोर्ट के द्वारा दी गई परिभाषा है। रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है भैया, बुद्धि मापने के लिए, रुचि मापने के लिए, उपलब्धि मापन के लिए, फिर व्यक्तित्व मापन के लिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। और ये सारे परीक्षण किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तित्व की, और यही इसका मापन करता है, व्यक्तित्व मापन के, है ना। चलिए, मनोविश्लेषणवादी के अनुसार मानव व्यवहार का संचालन होता है चेतन मन द्वारा, अचेतन मन, उपचेतन मन या फिर वातावरण। मनोविश्लेषणवाद के अनुसार मानव व्यवहार का संचालन किसमें होता है, ये आपको बताना है, तो याद रखिएगा ये आपका अचेतन मन में होता है। किसमें होता है, अचेतन मन में। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना का सही क्रम क्या है भैया, क्या बताया था, अति अहम बताया था कि पहला अति अहम हो ही नहीं सकता, अहम भी नहीं होता है पहला, है ना, न अति होता है न अहम होता है, न इनमें से कोई नहीं। इदम, अहम और अति अहम, जैसे आप इड ईगो, सुपर ईगो भी कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, चेतन मन का, बुद्धि का, अचेतन मन का या फिर सृजनात्मकता। प्रक्षेपण विधि के द्वारा पूछा गया 86। प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, तो सॉरी अचेतन मन का किया जाता है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। विचार, प्रेरणाएं, आवेग व इच्छाएं व्यक्तियों के किस भाग का निर्माण करती है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन या फिर उपयुक्त सर, किसका करती है। विचार, प्रेरणाएं, आवेग और इच्छाएं, क्या बताया था मैंने, अचेतन मन, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताएं, योग्यताओं का प्रत्यक्ष क्या कहलाता है, स्वसम्मान, स्वनियंत्रण, स्वसंपत्ति या फिर सभी, क्या कहलाएगा। तो व्यक्ति का जो स्वयं के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में या फिर योग्यताओं का जो प्रत्यक्ष कहलाता है वह स्वसंपत्ति कहलाता है। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखिए यहाँ पर हिप्पोक्रेट्स, शेल्टन, यूंग या फिर सिगमंड फ्राइड। क्या होगा, यूंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है, व्यक्तित्व अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी या फिर अर्ध प्रक्षेपी, ये कौन सा प्रकार है, क्या बताया था मैंने आपको, रोसा परीक्षण बताया था। उसके बाद में प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, ये किसके अंतर्गत आएंगे, प्रक्षेपी, है ना, प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियां का योग है, यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया, वैलेंटाइन, एडलर, एरिक्सन या फिर वुडवर्थ। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, वैलेंटाइन के द्वारा किया गया कथन था। वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफी आत्मविश्वास वाला होगा, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे आप। देखिए, खुला, मिलनसार, क्या बताया था मैंने, अंतर्मुखी तो हो नहीं सकता। क्या बताया था, उभयमुखी, दोनों प्रकार के व्यक्ति होते, मैंने क्या बताया था आपको,
बहिर्मुखी, जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है वो खुला विचार वाला होता है, मिलनसार होता है, उद्यमशील, हंसमुख होता है ना, काफी आत्मविश्वास होता है उसमें। तो तीसरा वाला नहीं, ये बी वाला विकल्प है, वो सी वाला है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। बहिर्मुखी आपका क्या होगा, सही होगा, एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मार्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? इनके द्वारा कौन सा किया गया भैया? वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्ति आयाम, कथानक संप्रति परीक्षण या फिर चित्र कुंठा परीक्षण? क्या होगा सही आंसर? 93 का। यहाँ पर देखिए मुरे और मार्गन के द्वारा पूछे, तो याद रखिएगा इनके द्वारा कथानक संप्रति परीक्षण दिया गया। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। व्यक्ति को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया भैया? अल्पोर्ट ने, हिप्पोक्रेट्स ने, स्किनर ने या फिर क्रेचमर ने? किसने किया? ये भी आपको आंसर देना है। 2 प्रश्न में दे रहा हूं आपको, एक प्रश्न दिया था, एक प्रश्न ये ले लीजिए भैया। ये भी सरल सा प्रश्न इसलिए दे रहा हूं, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? इसका भी आंसर आपको देना कमेंट्स के माध्यम से फटाफट, उसका भी और इसका भी। क्वेश्चन नंबर लिखना है, ए अल्पोर्ट होगा, बी हिप्पोक्रेट्स होगा, सी स्किनर या फिर डी क्रेचमर। कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना इसका भी। कुछ व्यक्तियों में अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, उसे ना तो अंतर्मुखी कहेंगे ना बहिर्मुखी, क्या कहेंगे उसको? उभयमुखी कहेंगे, है ना। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व परीक्षण की विधि कौन सी नहीं है? व्यक्तित्व परीक्षण की विधि निरीक्षण विधि है भैया, शारीरिक परीक्षण है, साक्षात्कार है, भ्रमण नहीं है ना, भ्रमण के बारे में हमने अभी तक जिक्र नहीं किया है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चेतन मन का स्वामी, देखिए अच्छा प्रश्न है ये। चेतन मन का स्वामी, मन का मुख्य शासक, ना सुखवादी बनो ना आदर्शवादी बनो। सुखवादी कौन होगा? इदम होगा। आदर्शवादी कौन होगा? पराहम होगा, है ना। बचा कौन बचा भैया? सुपर ईगो, नहीं ईगो बचा, है ना, यानी कि अहम क्या है? ना तो सुखवादी बनो ना आदर्शवादी बनो। ये किस पर? वास्तविकता पर ये काम करता है, जो वर्तमान में है उसमें जीता है ना। तो ईगो, अहम, यहां पर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव, पित्त है ना, जिसे बाइल कहते हैं, वात, आयु और कफ जिसे म्यूकस कहते हैं, ये व्यक्तित्व का यहाँ वर्गीकरण किसके द्वारा क्या कहलाता? मतलब आवश्यकता सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत या फिर घटना क्रियात्मक सिद्धांत? किसके द्वारा दिया गया? ये भी मैं आपको बता चुका हूं। कितने प्रकार बताए, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं प्रश्नों के माध्यम से, और समझा के भी आपको यानी टॉपिक के माध्यम से बता चुका हूं। अब ये जो वर्गीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है भैया? शील गुण सिद्धांत कहलाता है, ये इसके अंतर्गत आता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में देखिए फिर से पूछ लिया गया, सिगमंड फ्रायड, है ना। ये प्रश्न काफी बार रिपीट हुआ है, तो आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, एक अध्यापक ने विद्यार्थी का टीएटी किया। टीएटी जो परीक्षण होता है उसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि प्रसंगात्मक जो बोध परीक्षण है उसके बारे में बात की जा रही है। तो टीएटी किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके, उपलब्धि की, अभिक्षमता की, व्यक्तित्व की या फिर अभिवृत्ति की। हम अभी तक किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तित्व की, और ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तित्व की पहचान की जा सके, है ना, टीएटी में। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप सबसे पहले ये बताइए भैया, लाइक करना है आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो, है ना। नहीं लगा है तो भी आपको कमेंट्स के माध्यम से बता देना है कि सर ये आपकी गलतियां हैं, इसको आप सुधार सकते हैं। मैं जरूर आगे उनको सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो जल्दी ही दोस्तों की नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।